Hello friends, we'll start the webinar today. I am Hemant Agarwal, host and coordinator of webinar conducted by chshelpforum.com. This website is specifically relating to various issues that can be experienced in cooperative housing societies and will benefit both the managing committee members and the housing society members. It has very simple language articles, draft of applications, various earlier webinar videos, and more shall be added as and when time permits. This knowledge and experience sharing webinar is conducted in very simple, ordinary, non-technical, and non-legal language and can be easily understood by all our friends. The webinar does not provide any type of consultations or advice to your personal problems. Friends may ask questions relating to today's topic only. Other questions will be ignored. Today's topic is various encroachments, illegal penalty by society, and criminal offenses that is possible on these encroachments and illegal penalties by society. Our webinar is sponsored by DSK Enterprises, who do computerized billing and digital updating of society records and registers. एनक्रोचमेंट्स, वेरियस एनक्रोचमेंट्स. अब एनक्रोचमेंट के नाम पे बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं हाउसिंग सोसाइटीज के फ्लैट्स में, इवन कमर्शियल प्रीमिसेस में, ऑफिसेस कॉम्प्लेक्सेस में भी वगैरह, जिसमें WC यानी टॉयलेट चेंज कर दिया जाता है, पोजीशन चेंज किया जाता है, या एक बेडरूम में WC नहीं है तो वहां पे बना दिया जाता है, या उसका जो ड्रेनेज पाइप का सिस्टम है वो चेंज कर देते हैं रिनोवेशन के टाइम पे, वगैरह वगैरह. सो चेंज इन WC, बाथरूम, किचन में भी लोग कर देते हैं, एक्स्ट्रा बाथरूम भी बना लेते हैं. एमेलगेमेशंस का मतलब हो गया दो फ्लैट के बीच में जो डिवाइडिंग वॉल है, एक ही परिवार का दो फ्लैट है तो उसके बीच का जो डिवाइडिंग वॉल है उसको निकाल देते हैं कई बार, उसको एमेलगेमेशंस कहते हैं. कई लोग किचन और हॉल, किचन या बेडरूम या दो बेडरूम या और कहीं पर भी दीवार निकाल देते हैं बीच की, रिमूविंग डिवाइडिंग वॉल्स, इंस्टॉलिंग बिग बॉक्स ग्रिल्स, साइकिल रैक, शू रैक, दरवाजे के बाहर रखते, वो तो कॉमन चीजें हो गई आजकल, पैसेज में रखते हैं दरवाजे के बाहर. कचरा भी स्टोर कर देते हैं टेरेस में, सीढ़ी के वहां पे, स्टेयरकेस में, वगैरह वगैरह. कई लोग एक्स्ट्रा स्मार्ट होते हैं तो जरा 1 फीट की जगह मिल गई मेन डोर के बाहर, अगर जगह है तो अपना मेन डोर एक्सटेंड कर लेते हैं पैसेज एरिया में, कॉमन पैसेज एरिया में. नई बिल्डिंग में नीच एरिया है, फ्लावर बेड एरिया है, डक्ट एरियाज है, इसको एनकरेज कर लेते हैं लोग.
ये सब एनक्रोच वगैरह जो अभी मैंने आपको डिस्क्राइब किया, ये सब ऑफेंसेस हैं बीएमसी एक्ट के अंदर में, फायर एक्ट के अंतर्गत, एमआरटीपी एक्ट के अंतर्गत और इंडियन पेनल कोड के अंतर्गत। बीएमसी एक्ट अगर देखा जाए तो सेक्शन 3 बीएमसी एक्ट का, सेक्शन 381 दैट इज 381, 482, 351, ये सब बीएमसी के सेक्शंस है जो ये सारे एनक्रोचमेंट्स को देखते हैं, उसका पनिशमेंट से डिफाइन करते हैं। इन्हीं सेक्शनों के अंतर्गत ही बीएमसी मेंबर को या सोसाइटी को शो कॉज नोटिस इश्यू करती है। मे बी 15 दिन का टाइम देगी या 1 महीने का टाइम देगी, आप रिस्टोर करो इस चीज को, तो बात खत्म हो जाती है। और अगर आप रिस्टोर नहीं करते हो तो इन एनक्रोचमेंट पे पेनल्टी लगाने का, पेनल्टी या फाइन लगाने का अधिकार, या इसमें प्रोसिक्यूशन फाइल करने का अधिकार। क्रिमिनल कोर्ट में प्रोसिक्यूशन फाइल होता है, बीएमसी का अलग कोर्ट है, बट दैट इज ऑल्सो मैनेज बाय ए मजिस्ट्रेट एंड दैट इज ऑल्सो कॉल्ड क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन। देयर इज ए प्रोविजन बीएमसी एक्ट में कि एनक्रोचमेंट के ऊपर क्रिमिनल प्रोसिक्यूशंस फाइल किया जाए। बीएमसी एक्ट में वॉयलेशंस आता है कि आपने बिल्डिंग को रिपेयर नहीं किया या इंडिविजुअल्स ने अपने फ्लैट को रिपेयर नहीं किया, किसी कारणवश इंडिविजुअल फ्लैट की छत गिर गई, उसका जो बार है, सलिया वगैरह है, मेटल है, वो दिखने लगा, और भी कई चीजें हैं ऐसी ही, जैसे लीकेजेस वगैरह हो रहा है और आपने उसको रिपेयर नहीं किया और पूरी बिल्डिंग के कॉलम्स, पिलर्स और बीम्स को डैमेज होता जा रहा है, धीरे धीरे वो चीज डैमेज होती रहती है, तो ये सारी बिल्डिंग को खतरे में डालती है। एंड ऑल दिस थिंग्स ऑल्सो बीएमसी फायर और एमआरटीपी एक्ट के अंतर्गत ये सब ऑफेंसेस है। ऑफेंसेस का मतलब है बीएमसी पहले शो कॉज नोटिस, पेनल्टी, फाइन और बाद में कोर्ट में प्रोसिक्यूट करना। प्रोसिक्यूट करने का मतलब है जेल टाइम भी हो सकता है, प्रिजन भी हो सकता है। अपने बायलॉज में मेरे ख्याल से सेक्शन नहीं है, इट्स नॉट कॉल्ड सेक्शन। बाय द वे आपको ये बता दूं कि बायलॉज का जो क्लॉजेस है, वी रेफर इट टू एज बायलॉज, बायलॉ नंबर, एंड बट मेनी पीपल बाय मिस्टेक दे रेफर इट टू एज सेक्शन। सेक्शन सिर्फ उसी को बोल सकते हैं जो लेजिस्लेटिव लॉ के बीच में है। वी कैन नॉट कॉल बायलॉ नंबर्स एज सेक्शन। आई थिंक बायलॉ नंबर 169A के अंतर्गत there is a provision for penalty for encroachment of common spaces, and there is a provision, I think, for 5 times of the maintenance charges. और भी एक सेक्शन है, शायद 165 है वो, जो और दूसरे इंक्रोचमेंट या पेनल्टी के ऊपर पेनल्टी का प्रोविजन डाल के रखा हुआ है। फ्रेंड्स को ये बता दूं कि सच पेनल्टी, इस तरह की जो पेनल्टी सोसाइटी लगाने का सोचती है बायलॉज के ऊपर, पेनल्टी या फाइन और उस पे इंटरेस्ट यानी ब्याज, ये सारी चीजें आप लगा लो, बट इट इज नॉट रिकवरेबल इन कोर्ट सिंस ऑल सच थिंग्स अमाउंट्स टू डिस्प्यूट। डिस्प्यूट तब होगा जब ऑफेंडर मेंबर जो है, इफ द ऑफेंडर मेंबर टेक्स द मैटर टू कोर्ट। डेप्यूटी रजिस्ट्रार यानी कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार, आपके जो भी वार्ड का कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार है, उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है टू ग्रांट रिकवरी सर्टिफिकेट ऑन सच डिस्प्यूटेड अमाउंट्स relating to penalty, fine, or interest thereon. There are several such incidences
एंड दिस कैन नॉट बी टेकन फॉर ग्रांटेड। जो भी सोसाइटियां ये सोचती है कि बाय लॉ में ये प्रोविजन है, भी उसको 5 टाइम का पेनल्टी लगा दे वगैरह, वो सब गलत है। वो कैसे गलत है, मैं आपको एक आगे एक्सप्लेन करता हूँ। एक्सप्लेन करने के पहले आपको एक इंसिडेंस बताता हूँ मैं। उदाहरण के तौर पे, जैसे मलाड में एक बड़ी सोसाइटी है, 2010 की सोसाइटी है, रोड टचिंग है उसका कंपाउंड, लंबा सा कंपाउंड है। उधर राजू भाई करके एक लोकल गुंडा है वहां का, उस एरिया का। उसने उस दीवार पे लगभग 50 एक कच्चे छोटा कच्चा टीन शेड बना दिया, दुकानें बना दी, छोटे छोटे दुकानें बना दी। वो है बीएमसी का पब्लिक रोड है, आउटसाइड दिस पर्टिकुलर सोसाइटी। बहुत बड़ी सोसाइटी के बाहर बीएमसी का जो पब्लिक रोड होता है, और उस रोड और रोड के एक्चुअल बीच में ये जो जगह बचती है थोड़ा सा, जिसको कर्व कहा जाता है, उसमें उसने लगभग 50 एक दुकान बना दी थी, छोटे छोटे दुकानें टीन शेड की। राजू भाई is the virtual and deemed owner of all these 50 small kacha tin shed shops. And जैसे कि बॉम्बे शहर में हम लोग शब्द यूज करते हैं हफ्ता या प्रोटेक्शन मनी या भाड़ा, तो वो इन सब लोगों से, इन 50 जो लोग हैं जो जिसको दुकान दिया हुआ इसमें चलाने के लिए, उससे वो हफ्ता या प्रोटेक्शन मनी या भाड़ा वसूल करता है। और वो राजू भाई जो है गुंडा, वो बीएमसी और पुलिस वगैरह एंड वो सब मैनेज हो जाता, कर लेता है वो। और जो इसके मैनेज होने के बावजूद भी दुकान वाला जो है, वो एक अलग से म्युनिसिपल वाले को, पुलिस वाले को वगैरह वगैरह को अलग से हफ्ता देता है। काम चलाना है, काम चल जाता है, गरीब लोग हैं वगैरह वगैरह। ये हफ्ता लेने के बावजूद भी कभी कभी म्युनिसिपैलिटी पुलिस की मदद से वन फाइन डे एक दिन आती है और वो सब दुकानें वगैरह तोड़ ताड़ के निकल जाती है। दुकान भी तोड़ दिया, सामान भी जब्त कर लिया और लेके निकल गए। अगर आप लोग बॉम्बे शहर से हैं तो ये आपने कई बार देखा भी होगा, पिछले 20-25 सालों में ऐसे कई घटना हुई है, होती रहती है। मोस्टली इट इज नियर द रेलवे स्टेशन के बाहर काफी बार ऐसा होता रहता है। ये सब हो गया। उसके बाद में 2-4 दिनों के बाद में राजू भाई अगेन वहीं पे ऐसा 50 कच्चा दुकान बना देता फिर से, और फिर से वही अब बोलता है कि नहीं भाई अब तो वो टूट टाट गया, अभी नया लोगों को नया हायर भाड़े पे देंगे, बड़ा ज्यादा हफ्ता लगेगा, प्रोटेक्शन मनी ज्यादा लगेगा। और ये जो रैकेट है ये चलता रहता है। राजू भाई जो है वो उस बीएमसी का पब्लिक रोड का मालिक नहीं है, जहाँ पे उसने ये गैर कानूनन तरीके से 50-60 बच्चे कच्चे टिन शेड दुकान बना रखी है, जहां से वो चलाता रहता है। हफ्ता या वसूली मिलने के बावजूद भी जो नए अधिकारी आते हैं, वो कई बार क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन फाइल कर देते हैं। एक ऐसा इंसिडेंस हुआ कि क्रिमिनल पता चला, किसी ने कोई लोकल सोशल एक्टिविस्ट ने, एनजीओ ने फाइल किया कि भाई ये आदमी है जो ये सब चीजें करता रहता है। एविडेंस भी दिया उसने, दुकान वालों को स्टेटमेंट भी दिया, और पुलिस वाले ने उसके ऊपर क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन फाइल कर दिया बीएमसी की मदद से। बीएमसी उसमें प्राइमरी कंप्लेनेंट, और वो कंप्लेनेंट दुकानदार के विरुद्ध भी किया, क्योंकि उसने, दुकानदार और राजू भाई ने पब्लिक जगह के ऊपर एनक्रोचमेंट्स किया, अतिक्रमण जिसको कहते हैं। दुकानदारों में से जो कुछ जानकार आदमी थे, डायनेमिक लोग थे, जो ज्यादा हिम्मत वाले थे, उन्होंने प्राइवेट क्रिमिनल कंप्लेंट भी फाइल कर दिया राजू भाई के खिलाफ, डिपॉजिट लेने के लिए
भाड़ा लेने के लिए, हफ्ता लेने के लिए, और अपने आप को बोलने के लिए कि भाई हमारी दुकान है, आप बैठ के चलाओ, कुछ नहीं होता है, वगैरह वगैरह। इंडियन पेनल कोड में जो ऑफेंसेस बनते हैं वो है मिसरिप्रेजेंटिंग का बनता है, चीटिंग का बन जाता है, एक्सटॉर्शन बन जाता है, इंटिमिडेशन बन जाता है, और कई इंडियन पेनल कोड के सेक्शंस भी लग जाते हैं। मेरी जानकारी में एक और ऐसे ही इंसिडेंस है, छोटे में बताता हूं मैं। जैसे आपने देखा होगा कि बॉम्बे शहर में भिखारी जो होते हैं, भिखमंगे, बेगर्स, उनका अपना एरिया बन रहा होता है। तो एक भिखारी जो गोरेगांव का है, वो चर्चगेट जाके काम नहीं करेगा, और चर्चगेट वाला जो भिखारी है वो गोरेगांव आके काम नहीं करे, अपना अपना एरिया बांधा हुआ है बिजनेस करने के लिए। और ये जो एरिया बनता है ये अधिकारियों के साठ गांठ के वजह से होता है। अब उस भिखारी का जगह तो है नहीं, लेकिन एक जगह फिक्स है, वो वहीं पे जे बैठ के धंधा पानी करता रहता है। वो अधिकारी भी देखता है उसको हर रोज, बड़े बड़े अधिकारी भी अपने गाड़ी से पास करते रहते हैं वहां से, लेकिन किसी को बोलने का कुछ इंटरेस्ट नहीं है उस सब चीजों में। भिखारी के लीडर ये सब ऑर्गेनाइज करते हैं। भिखारी का जो लीडर है वो कोई एरिया को ओन नहीं करता है, लेकिन अपने दबदबाव से, एक्सटॉर्शन से, वसूली करना वगैरह वगैरह सा करने से ये सब भी वो करता रहता है। अब हम आते हैं हाउसिंग सोसाइटी की तरफ। जैसे राजू भाई का वो दुकान पब्लिक रोड पे जो बनाया उसने, वो मालिक नहीं था उस पब्लिक रोड का, वैसे ही सोसाइटी आपके फ्लैट का मालिक नहीं है। आई रिपीट, सोसाइटी इज नॉट द ओनर of your flat. Society is also not the owner of any type of common open spaces or any other property inside the society. बेसिकली हम ये सोचते हैं कि सोसाइटी, जो सोसाइटी की प्रॉपर्टी है वो सोसाइटी की है, बट यहाँ पे ये सोचने वाली बात है कि जितने भी फ्लैट ओनर्स हैं उस कॉम्प्लेक्स में, उनका बराबर बराबर हक है हर चीज पे सोसाइटी के। He has got undivided equal share ratio in all types of common open spaces in the society premises. Managing committee is not the owner, it is only a representative, your representative. Managing committee is only a trustee, a caretaker. एक छोटी सी क्रूड भाषा में बोले अगर, तो मैनेजिंग कमिटी इज ओनली ए चौकीदार and is elected only for governing and administrating the affairs of the society. इसका मतलब ये हुआ कि भाई मैनेजिंग कमेटी क्या करेगी, ठीक है, सर्वेंट्स को एंगेज करेगी, स्वीपर को, गार्डनर को, ऑफिस स्टाफ को वगैरह वगैरह, पगार पानी देगी, उनसे काम करवाएगी, भाई पानी ठीक से चढ़ रहा है नहीं चढ़ रहा है, गार्डन ठीक से ऑपरेट हो रहा है या नहीं हो रहा है, साफ सफाई हो रही है नहीं हो रही है, एंड ऑल दोस थिंग्स। और मैनेजिंग कमेटी को आपके फ्लैट के अंदर आके देखने का कि नहीं आप ऐसा करो, आप वैसा करो, आपने ये शू रैक बाहर रखा हुआ है, आप इसको हटा दो, ये कर दो, वो कर दो, ये सारी चीजों का अधिकार मैनेजिंग कमेटी को नहीं। उसका काम है वाउचर बनाना, पेमेंट करना, फिक्स डिपॉजिट बनाना, जो एमसीएस एक्ट में जो कंप्लायंसेस करना जरूरी है, डिप्यूटी रजिस्ट्रार के पास में रिटर्न्स फाइल करना, टाइम पे इलेक्शन करना वगैरह वगैरह, ये मैनेजिंग कमेटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैनेजिंग कमेटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी ये नहीं है कि आपने ये एनक्रोचमेंट किया, आपने ये किया, आपने वो किया, तो आपको इतना फाइन भरना पड़ेगा, इतना पेनल्टी भरना पड़ेगा। इट इज इक्विवेलेंट टू जो अभी मैंने राजू भाई की कहानी बताई आपको, या भिखारी के लीडर की कहानी बताई। मैनेजिंग कमेटी का दायित्व क्या है, जब उसको ये पता चलता है कि भाई ये इंक्रोचमेंट हुआ है, ये इधर मेन डोर के बाद उसने जूते का रैक बना दिया, या साइकिल रख दिया, या कचरा काफी दिनों से डबरीज पड़ी हुई है, घर में रिनोवेशन हुआ तो डबरीज भारी पड़ी हुई है, या मेंबर ने घर के अंदर दो, पता चल गया कि भाई डिवाइडिंग वॉल निकाल दिया या एमलगेमेशन कर दिया,
या WC या बाथरूम या किचन वगैरह वगैरह का पोजीशन चेंज कर दिया या और कुछ कर दिया, तो जब मैनेजिंग कमेटी को ये पता चलता है तो एज ए गवर्निंग बॉडी उनका काम है, लीगल लाइबिलिटी है, काम नहीं है, उनका लीगल लाइबिलिटी है टू इन्फॉर्म द म्युनिसिपल अथॉरिटीज, द फायर अथॉरिटीज एंड द पुलिस अथॉरिटीज। इस सारी चीजों का इंक्रोचमेंट का डेटा ब्रीफली उनको ये इतना ही 4 लाइन का लेटर लिखना है कि फ्लैट नंबर सो एंड सो इसका है, हमें पता चला है कि कुछ इसके अंदर इंक्रोचमेंट हुआ है जिसका संभावना ये है, शिफ्टिंग ऑफ WC है या एमलगेमेशन है, ये है वो है। एक 4-5 लाइन का लेटर लिख दिया और कंक्लूडिंग लाइन में लिखा कि आपसे निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि आप आके इंस्पेक्शन करें और प्रोसिक्यूशन इनिशिएट करें। इंस्पेक्शन करें, वो इंस्पेक्शन करता है, पंचनामा बनाता है, शोकॉज नोटिस देता है और प्रोसिक्यूशन करता है वगैरह वगैरह। तो मैनेजिंग कमेटी का सिर्फ और सिर्फ इतना ही काम है कि BMC या फायर डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करें कि भाई आप आओ, इन्वेस्टिगेट करो और प्रोसिक्यूशन फाइल करो। BMC सोसाइटी या मैनेजिंग कमेटी का ये काम नहीं है कि आपने गलत किया हुआ है तो मैं उसका वसूली करूं और चुप बैठे रहूं, जो हर सोसाइटी करती है कि मेंबर ने गलती किया हुआ है, गैर कानूनी काम कर दिया हुआ है, तो भाई गैर कानूनी काम का अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करने की जगह में उससे पेनल्टी वसूली करूं और चुप बैठे रहूं मैं। ये काम सोसाइटी का नहीं है, और अगर ऐसा काम सोसाइटी कर रही है तो सोसाइटी एंड मैनेजिंग कमेटी they both are responsible for criminal prosecutions at the hands of BMC, fire and police। ये जो अभी वेरियस इंक्रोचमेंट ऑफेंसेस मैंने बताए आपको, these are all under the legislative laws, legislative laws made by the government। उदाहरण के तौर पे गवर्नमेंट ने बनाया, BMC का कानून बना दिया, फायर एक्ट बना दिया, MRTP एक्ट बना दिया वगैरह वगैरह। तो सिर्फ कानून के अंदर ये प्रोविजन है, कानून के अंदर ये प्रोविजन है कि इस ऑफेंस का इतना पेनल्टी लगाना है, ऐसे प्रोसिक्यूट करना, प्रोसीजर दिया हुआ है। MCS एक्ट और रूल्स, MCS एक्ट व MCS रूल्स के अंदर में ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं है, कोई भी डेफिनेशन नहीं है एनक्रोचमेंट के बारे में या उसके ऑफेंसेस के बारे में या पेनल्टीज के बारे में। लेकिन MCS एक्ट में ये प्रोविजन पक्का है कि AGM कैसे लेना है, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देना है, और अगर आपने AGM टाइम पे नहीं लिया तो आपको कैसे डिसमिस करना है, कैसे डिबार करना है, भाई अगले 5 साल तक आप आ नहीं पाओगे वगैरह वगैरह वगैरह। MCS एक्ट में ये दिया हुआ है कि मैनेजिंग कमेटी की सोसाइटी ने अगर पैसे का गबन किया हुआ है तो उस पर कार्रवाई कैसे करनी है, उससे पैसा वसूली कैसे करना है, उस पर क्रिमिनल कैसे प्रोसिक्यूशन फाइल करना है। क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन का 146 व 147 में दिया हुआ MCS एक्ट में। अभी सबसे मजेदार चीज ऐसी है कि सोसाइटी का जो बायलॉ है वो लेजिस्लेचर ने नहीं बनाया हुआ है, MLA लोगों ने नहीं बनाया हुआ है, असेंबली ने नहीं बनाया हुआ है, गवर्नमेंट ने नहीं बनाया हुआ है, वो बनाया है डिपार्टमेंट के किसी अधिकारी ने। उसको अधिकार नहीं है कानून बनाने का। और वैसे भी अगर आप देखेंगे तो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के वेबसाइट पे इट इज रिटन एज मॉडल बायलॉस। मॉडल का मतलब है एक सैंपल लेकर आए, आपको सूट किया वैसा उसको चेंजेस करो और फिर अप्लाई करो। So I'll repeat, society bylaws are not made by legislature or government, and important now, have no force of law। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला, एक जजमेंट में ऐसा बोला है कि बायलॉज हैव नो फोर्स ऑफ लॉ, दे आर ओनली हैविंग परस्यूसिव वैल्यू। आपस में परस्यूट करने के लिए वैल्यू है, इसका और कुछ नहीं है। सोसाइटी बायलॉज के हिसाब से पेनल्टी लेती है या 5 टाइम मेंटेनेंस चार्जेस
लेती है for any encroachment is illegal since it amounts to acceptance of the illegalities done by the members. It also means that the managing committee has given permission to member to do such encroachments by collecting hafta या वसूली in the form of बायलॉ नंबर 169 का पेनल्टी का वर्ड दे दिया है। पर जैसे मैंने बताया कि अगर आपने एक गैर कानूनी काम किया हुआ है और आप उसका पेनल्टी ले रहे हो, इसका मतलब है कि आप जानकारी में हो कि इस मेंबर ने गलती किया हुआ है, बिल्डिंग का स्ट्रक्चर को धोखे में डाला हुआ है, और उस चीज के बारे में चुप रहने के लिए, सोसाइटी चुप रहने के लिए, यानी कि अधिकारियों को खबर ना करने के लिए आप उनसे पेनल्टी वसूली करते हो। एंड ये वसूली करने का मतलब ये होगा कि इट इज डीम्ड रेगुलराइजेशन ऑफ सच एनक्रोचमेंट। दिस इज ए क्रोनिक डिसीज इन मोस्ट सोसाइटीज। ये एक बीमारी की तरह फैला हुआ है हर सोसाइटी में। कलेक्टिंग पेनल्टी, फाइन एंड प्रोवाइडिंग इलीगल प्रोटेक्शन टू सच मेंबर्स टू कंटिन्यू एनक्रोचमेंट। भाई मेंबर को बोलते हैं हाँ भाई ठीक है पेनल्टी दे दो 5 टाइम, मेंबर बोलता है चलो ले लो कोई बात नहीं, लेते चले जाओ, 20 साल तक देता भी चला गया वो। और मेरी सोसाइटी बोलती है हाँ ठीक है आपने तो हमको पेनल्टी दे दिया, आप एनक्रोचमेंट कंटिन्यू करते चले जाओ। Managing committee can be criminally prosecuted in criminal court for various offenses and penalized and imprisoned. And also the society water charges will be increased, property tax will be increased, and occupancy certificate can be revoked if if municipal authorities do an inspection and detect कि लार्ज स्केल एमलगेमेशंस या एनक्रोचमेंट्स हुआ है सोसाइटी में। आपको शो कॉज नोटिस दिया जाएगा, लेकिन कई बार क्या होता है कि दो फ्लैट के बीच में एमलगेमेशंस कर देते हैं। अब उसको रिस्टोर करना भी एक मुसीबत का काम है। फ्लैट वाले एमलगेमेशंस करने के बाद में डब्ल्यूसी, टॉयलेट, किचन वगैरह का पोजीशन भी चेंज कर देते हैं, ये सोचे बगैर कि अगर लीकेज हुआ तो वो लीकेज नीचे की तरफ जाता जाएगा, ऊपर भी जाएगा इफेक्ट से, और वो लीकेजेस की वजह से आपके कॉलम, बीम्स, पिलर्स सड़ने शुरू होंगे, बिल्डिंग की लाइफ कम हो जाएगी। इस चीज को बचाने के लिए ही म्युनिसिपल कानून में यह दिया गया हुआ है कि आपको ये सारी चीजें नहीं करनी चाहिए। बायलॉ में जो पेनल्टी है 5 टाइम्स का, 5 टाइम्स मेंटेनेंस का, वो वगैरह वगैरह, तो टोटली गैर कानूनी है and it is legally not enforceable under any circumstances. Cooperative courts or other courts, even usually civil courts मतलब, do not decide such disputes in favor of collecting penalty। मतलब सोसाइटी के फेवर में ऐसे ऑर्डर्स टिपिकली नहीं दिए जाते हैं, अभी तक कोई इतिहास नहीं है ऐसा। और डिप्यूटी रजिस्ट्रार के पास भी पावर नहीं है कि इस सब एनक्रोचमेंट को रेगुलराइज करने के लिए कि ठीक है आपने एनक्रोचमेंट किया, उसको रेगुलराइज करने के लिए पेनल्टी दे दो और मैं ये पेनल्टी ओके कर देता हूँ रिकवरी के लिए, क्योंकि वो एक सरकारी अधिकारी है, उसको ये पता है कि जो एनक्रोचमेंट है इसका पेनल्टी लगाने का अधिकार सिर्फ बीएमसी और फायर डिपार्टमेंट को है, सोसाइटी को या डिप्यूटी रजिस्ट्रार को ओके करने का भी अधिकार नहीं है। जब बीएमसी या फायर डिपार्टमेंट पेनल्टी या प्रोसिक्यूशन फाइल करती है, पेनल्टी भी लगा सकती है और साथ साथ में प्रोसिक्यूशन भी फाइल कर सकती है, दोनों काम कर सकती है। सिर्फ पेनल्टी लगा के छोड़ देती है और मेंबर को वार्निंग देती है कि इसको रिस्टोर करो, और मेंबर फिर भी रिस्टोर नहीं करता है तो कंटिन्यूइंग पेनल्टी है, और फिर भी वो नहीं करता है रिस्टोर तो फिर प्रोसिक्यूशन फाइल किया जाता है उसके ऊपर। आपको ये बता दें, आपको ये भी पता होना चाहिए कि बीएमसी के पास अधिकार है, अगर बीएमसी ये डिटेक्ट करती है कि ये वाले एनक्रोचमेंट से बिल्डिंग को खतरा है, तो बीएमसी के पास ये अधिकार है कि आपके फ्लैट में
ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ फॉलो करते हुए फ्लैट के अंदर आए, रिस्टोर करे और उस चीज का खर्चा आपसे वसूली करे, ये भी प्रोविजन है। तो मुख्य बात ऐसी आती है कि अगर बीएमसी या फायर डिपार्टमेंट ने अगर आपसे पेनल्टी ले लिया और प्रोसिक्यूशन भी फाइल कर दिया, तो जो मेंबर है जिसने ये मिस्टेक किया हुआ है वो डबल सफर करता है। एक बीएमसी पेनल्टी की वजह से और एक वो तो मेंबर जिसने गलती किया हुआ है वो डबल सफर करता है। एक तो आपकी सोसाइटी उसका पेनल्टी लगाई जा रही है, तो एक वो पेनल्टी भर रहा है। दूसरा, जब बीएमसी को पता चलता है तो बीएमसी भी पेनल्टी लगाती है और प्रोसिक्यूशन भी फाइल करती है। तो एक मेंबर एक ही गलती के लिए दो बार पेनल्टी और फाइन भरता है और यह प्रोसिक्यूशन सहन करता है। और उसके बावजूद भी सोसाइटी को जो पेनल्टी फाइन दिया वो तो चला गया, डूब गया, लेकिन बीएमसी नहीं छोड़ती उस चीज को। बीएमसी प्रोसिक्यूशन भी फाइल करती है, जेल टाइम भी है, और उसने जो खर्चा किया हुआ है उस गैर कानूनी काम करने के लिए अपने फ्लैट में, उसको भी रिस्टोर करना है, तो उसका अलग और डबल खर्चा हो जाता है। एक इंपॉर्टेंट चीज है, बायलॉज जो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट ने अपने वेबसाइट में अपलोड किया हुआ है। टिपिकली लास्ट बायलॉज जो हम देखते हैं डिपार्टमेंट ने अपलोड किया हुआ है वो 2014 साल में अपलोड किया हुआ है, और उस बायलॉ में ये पेनल्टी और फाइन का प्रोविजन दे दिया हुआ है। मेरा पर्सनल मानना है कि ऐसे पेनल्टी या फाइन बहुत बहुत मजाकिया है, वेरी वेरी फनी, और एक टाइम पास बुक है। क्यों है? क्योंकि जैसे मैंने आगे आपको एक्सप्लेन किया कि इट इज कॉल्ड एज डबल जीओपार्डी। आपको डबल ऑफेंसेस हो रहे हैं, आपको डबल पेनल्टी भरनी पड़ रही है, आप पर डबल प्रोसिक्यूशन हो रहा है। सोसाइटी तो ये भी रुकाव करेगी कि आपने इंक्रोचमेंट किया हुआ, पेनल्टी भरो, और दूसरी मैनेजिंग कमेटी आ गई और आपके साथ में नहीं जमा, आपका चेहरा पसंद नहीं आया, तो बोलेगा ठीक है भाई, आपको मेंबरशिप से एक्सपेल भी करते हैं। ये भी सुनने में आता है कई सोसाइटियों में। आश्चर्य कुछ नहीं है, हर सोसाइटी में टेढ़ा मेढ़ा काम होता रहता है। तो ये जो बायलॉ है, इट इज वेरी वेरी फनी एंड ए टाइम पास बुक, बिकॉज दिस इज अ डबल जीओपार्डी, इट इज अ डबल प्रोसिक्यूशन फॉर सेम ऑफेंस। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 20 प्रोहिबिट करता है। अंडर आर्टिकल 20 इट इज प्रोहिबिटेड, आर्टिकल 20 कॉन्स्टिट्यूशन का, कि एक ही ऑफेंस के लिए दो बार उसको पनिशमेंट नहीं देना है। ये चीज आप सेक्शन 26 जनरल क्लॉजेस एक्ट में भी पाओगे, सेम टू सेम चीज। और यही चीज आप सेक्शन 300 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सीआरपीसी में भी पाओगे आप। मतलब एक गलती किया और उसको सोसाइटी भी पनिश कर रही है और बीएमसी भी पनिश कर रही है, और हाथ में अल्टीमेटली कुछ नहीं आता उसको, क्योंकि उसको तो रिस्टोर करना है। आपके सोसाइटी में अगर आपको ये पता चलता है कि मेरे अगल बगल वाले ने एनक्रोचमेंट किया हुआ है, या आप अपने फ्रेंड के घर गए और फ्रेंड ने बोला यार मेरे बगल वाले फ्लैट में तो ये सब एनक्रोचमेंट किया है, और उसने अपने गैलरी में से खड़े होकर आपको झांक के दिखा भी दिया वगैरह, और आपने शायद फोटो भी ले लिया शौक में, या नीचे वॉचमैन ने बोल दिया अरे साहब ये सोसाइटी में तो 4 घर में तो ऐसे ही इंक्रोचमेंट चल रहा है करके, या अपने सोसाइटी में बहुत से लोग होते हैं जो एक दूसरे के प्रति भी खुन्नस रखते हैं, दोस्त ने बता दिया, पार्टी ने बता दिया, पता चल गया कि भाई हाँ ये सब चीजें हुई है करके, तो गैर कानूनी काम हुआ है ऐसा अगर आपको पता चलता है, ये जरूरी नहीं है कि आप मेंबर ही होना चाहिए, कोई बाहर वाला भी है और आपको ये पता चलता है कि ये बिल्डिंग में गैर कानूनी काम हुआ है, तो आप म्युनिसिपल में कंप्लेन कर सकते हो कि भाई इस पे इन्वेस्टिगेट करो और इस पे आगे की कार्रवाई करो। सो एक तो थिंग इज 4 लाइन का लेटर लिखना है, एड्रेस देना है पर्टिकुलर स्पॉट का, और बोलना है कि इस पे आपको रिक्वेस्ट किया जाता है कि आप इन्वेस्टिगेट करो और
प्रोसिक्यूशन फाइल करो। टिपिकली हर सोसाइटी में ऐसा होता है कि भाई मैं अपने बगल वाले के ऊपर कैसे कंप्लेन कर दूं, मेरा दोस्त है, मेरा नेबर है, मेरे रिश्तेदार है, मेरा एक्सटेंडेड फैमिली है। हाउसिंग सोसाइटी में एक बड़ा वर्ड यूज किया जाता है कि नहीं हम लोग तो एक्सटेंडेड फैमिली है, एक दूसरे के पीछे पड़े रहेंगे, उल्टा सुल्टा बोलते रहेंगे, फाइट करेंगे, गाली गलौज करेंगे, लेकिन फिर भी ये बोलेंगे कि ये हमारी एक्सटेंडेड फैमिली है। आप लोगों ने सबने भी ये सब चीजें कई बार सुनी होगी। तो पीपल लोगों को ये सारी चीजें से एक नर्वसनेस आता है और हिम्मत निकल जाती है कि भाई नहीं कंप्लेंट तो नहीं कर सकते, और वो उसी गैर कानूनी स्थिति में अपना काम करते जाते हैं। बिल्डिंग वीकन अप होती जाती है, कुछ सालों के बाद में बिल्डिंग में मेजर रिपेयर्स आता है, उसको ये भी नहीं पता चलता है कि भाई ये लीकेज, ये डब्ल्यूसी चेंज किया तो उसका लीकेज हो रहा है चुपचाप, नीचे बीम कॉलम खराब हो रही है और अब मेजर लीकेज आ गया, जो मेरा फॉल्ट नहीं था, वो फॉल्ट उसका था, लेकिन मेरे जानकारी में होते हुए भी मैंने कंप्लेन नहीं किया, सोसाइटी की जानकारी में होते हुए भी कंप्लेन नहीं किया, लेकिन पेनल्टी का वसूली हफ्ता वसूली चलता रहा नॉन स्टॉप। अब उस हफ्ता वसूली करोगे तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी बनेगा, क्योंकि आपके बिल के माध्यम से लोगे वो, तो बिल में डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आ गया, आपके हाथ में एक भी बिल आ गया कि भाई आपने फ्लैट 101 को आपने ये पेनल्टी लगाई है और इसने ये एमलगेमेशन किया हुआ है या डब्ल्यूसी शिफ्ट किया हुआ है, तो ये साबित हो जाता है कि सोसाइटी के जानकारी में था, सोसाइटी के नॉलेज में था कि भाई ये इंक्रोचमेंट हुआ है और सोसाइटी ने हफ्ता वसूली किया हुआ उस चीज पे। तो दोनों के ऊपर प्रोसिक्यूशन फाइल होता है, उस मेंबर के ऊपर भी और सोसाइटी के ऊपर भी। सोसाइटी के ऊपर प्रोसिक्यूशन फाइल होगा तो कानूनी खर्चा कौन देने वाला है? सारे मेंबर एक साथ भरेंगे फिर। तो सोसाइटी में अगर 100 फ्लैट है और 100 फ्लैट में से 10 लोगों ने इंक्रोचमेंट किया हुआ है जिसके वजह से प्रोसिक्यूशन हुआ, तो बाकी सब 90 जो बचे हैं उनको भी लीगल एक्सपेंडिचर आ जाते हैं उसके ऊपर। अगर लोगों को ऐसा लगता है कि मैं नर्वस हूं या मेरे पास हिम्मत नहीं है ऐसा सब कंप्लेन करने के लिए, तो वी at chshelpforum.com as a social and community service will file complaint on your behalf for free without you coming in the picture. आपको पिक्चर में आने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं, आपका नाम भी नहीं आएगा। सीएचएस हेल्प फोरम के नेतृत्व में वो कंप्लेंट फाइल कर जाएगा। आपको क्या प्रोवाइड करना है हमें? सोसाइटी का नाम, मेरे प्राइवेट व्हाट्सएप में सोसाइटी का नाम दे दो, पूरा एड्रेस दे दो, सीएसटी नंबर दे दो, सीटीएस नंबर, उसका ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट में नंबर होगा, यानी प्लान पासिंग का नंबर होगा या तो ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट, और एक 4 लाइन का ब्रीफ दे दीजिए कि क्या क्या इंक्रोचमेंट्स हुआ है। कोई नाम देने की जरूरत नहीं है, फ्लैट ओनर का भी नाम देने की जरूरत नहीं है, फ्लैट नंबर भी देने की जरूरत नहीं है, फोटोग्राफ देने की भी जरूरत नहीं है, वीडियो देने की भी जरूरत नहीं है, और आपका खुद का नाम पता देने की भी जरूरत नहीं है। बिल्डिंग सोसाइटी का नाम, बिल्डिंग का नाम, दैट इज एड्रेस, सर्वे नंबर, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट, और 4 लाइन का डिटेल कि इसने एक हमारी बिल्डिंग में इन इन लोगों ने ये इंक्रोचमेंट्स किया हुआ है। तो हमारी लीगल टीम के तरफ से उस वार्ड में, पूना में और मुंबई में ये कार्रवाई हो जाएगी। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आपका इन्वॉल्वमेंट उसके अंदर कहीं पर भी नहीं आएगा। मैं अपना लेक्चर खत्म करता हूं यहाँ पे। वी विल टेक अप क्वेश्चन एंड आंसर्स जस्ट 2 minutes. I would like to thank our sponsors, Mr. Sponsor, that is DSK Enterprises. Our webinar is sponsored by DSK Enterprises, who do computerized billing and digital updating of society records and registers.
So wherever possible, I request all to support our website also and our sponsors also. सर, आपका आपका वो वेबसाइट और कंप्लेंट देने का ईमेल आईडी एक बार रिपीट कर दीजिए सर। थैंक यू। I'm typing my name and WhatsApp number on the chat box. You can send these details on the WhatsApp and we will do it. We do not provide any support. We will just take in your complaint and our legal team will do it. But we will not provide you any follow up or any feedback on the same. If you want feedback and follow up, then we will be doing the complaint on your behalf under your name. We will take up questions from the queue one by one. Anybody who wants to ask questions, please click on the hand symbol and then one by one we will take up questions. First question is by Parag ji. Mr. Parag, please. We will be taking up only short questions, one question at one time. अगर लास्ट में वक्त बचा तो हम लोग सेकंड क्वेश्चन उसी सेम मेंबर का ले लेंगे और वन क्वेश्चन एट वन टाइम। पराग जी बोलिए सर। दो छोटे छोटे क्वेश्चन है। मैं अभी देवराज सोसाइटी मुंबई गोरेगांव में कमेटी मेंबर्स हूँ और मैंने ये देखा कि पिछली जो कमेटी थी उसमें 40 लाख रुपए का इन लोग ने घोटाला किया है हमारे चेयरमैन ने। ठीक है, तो मैंने इनसे जब रिकॉर्ड वगैरह मांगा और उनसे हेल्प लेनी चाहिए, इन लोग ने हमें कोई हेल्प नहीं किया है, तो इसको आगे जाके कैसे हम हैंडल कर सकते हैं? आपका दूसरा क्या प्रश्न? आज के टॉपिक रिलेटेड एक प्रश्न पूछिए। अच्छा, ओके। और अगर लास्ट में अगर समय बचा तो वी विल टेक अप योर क्वेश्चन, नॉन रिलेटेड क्वेश्चन। ओके सर। और कोई क्वेश्चन है आपका? हाँ, पेनल्टी रिलेटेड मैं पूछ लेता हूँ सर। यस सर। अपनी सोसाइटी के अंदर कैट है, उसको हम लोग फीड करते हैं। ठीक है, तो वो आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, एक बार ठीक से बोलिए, स्पीड से बोलिए। सॉरी। हमारी सोसाइटी के अंदर पेट्स है, कैट, बिल्ली। हाँ, उनको हम फीड करते हैं, खाना खिलाते हैं, तो वो सोसाइटी में कभी कभी डटी कर देती है, तो सोसाइटी ने पेनल्टी लगाने के लिए हमें बोला है, तो क्या ये सही चीज है सर? देखिए, अभी सेंसिटिव टॉपिक है। कोर्ट ने बोला है कि स्ट्रे एनिमल्स को सोसाइटी के कॉम्प्लेक्स में अगर फीड करना है, हाईकोर्ट की बात है, हाईकोर्ट, मुंबई हाईकोर्ट का जजमेंट है ये, ऑर्डर है कि फीड करना है, घर पर लेकर जाओ, लाइसेंस करो, घर पे फीड करो। हाँ, ठीक है। ओके। और अभी ये मैटर को किसी ने सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया हुआ है, बॉम्बे हाई कोर्ट को चैलेंज करते हुए जी। लेकिन आपको अलग से एक जानकारी दे दूं मैं कि कैट अगर आप फीड कर रहे हो तो कैट गंदगी भी अगर कर रही है सोसाइटी में, हाँ, तो वो गंदगी किस किस को अफेक्ट करती है? पराग साहब, आप कुछ कमेंट करेंगे उस चीज पे? सोसाइटी में हम लोग के क्लीनर्स है, स्वीपर्स है, वो सारे क्लीन कर देते हैं। ठीक है, और नॉर्मली एक या दो कैटी है, वो अपने हिसाब से कोने में जाके पट्टी वगैरह करती है कभी कभार, हर दिन तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी जैसे एनिमल्स को प्यार करने वाले लोग भी होते हैं और एनिमल्स को हेट करने वाले भी लोग होते हैं, तो पर्टिकुलरली 99 मेंबर्स में से सिर्फ एक मेंबर उसको पॉइंट आउट करते रहता है, हर एजीएम में, हर कमिटी मेंबर्स में, हर टाइम पर। तो इसका सर आप कोई हेल्प देंगे तो अच्छा होगा सर। अभी आपके एक सोसाइटी में शायद एक या दो बिल्ली है, लेकिन मानो एक उदाहरण के तौर पे एक सोसाइटी में 8-10 बिल्ली है, 4-5 कुत्ते हैं, गंदा करते हैं, आपके बच्चे खेलते हैं,
आपके बड़े बुजुर्ग भी नीचे जाते हैं, वॉकिंग करते हैं, पैर पड़ता है, गंदगी होती है, बास आती है, क्या जी। उसे बीमारी फैलने की संभावना हो सकती है क्या? जी सर। अगर है तो वो इंडियन पेनल कोड में 2-3 सेक्शन लगते हैं उसके लिए। जी सर। एक न्यूसेंस लगता है। जी। जैसे आप हो, पराग साहब हो, जी। आपने 2 कुत्ते पाल रखे हैं, जी। कुत्ते ने गंदगी कर दी, जी। आप निकल गए, साफ नहीं किया पर आप निकल गए वहां से। जी। आपने ये तजुर्बा किया होगा कि बहुत से लोग ऐसे करते हैं, आप निकल गए वहां से। जी। और आप ही का एक छोटा सा 4 साल का बच्चा है, वो आते खेलता है और उसी ने उसके ऊपर पैर रख देता है। या आप ही जी। के घर के बड़े बुजुर्ग हैं या अगल बगल के बड़े बुजुर्ग हैं, वो चलने के टाइम पे हेजिटेंट होते हैं और जी। उसको बचने बचाने के तौर पे वो गिर पड़ जाते हैं उस चीज को। जी। अब ये तो नहीं कह सकते ना कि वो जो गंदगी किया हुआ है उससे बीमारी नहीं फैलेगी। जी। आप निकल गए, 2 दिन तक वहां पे पड़ा रहा, मक्खी आएगी, कीड़े मकोड़े आएंगे, कुछ भी हो सकता है। जी। जी। तो इंडियन पेनल कोड में आप उस व्यक्ति के खिलाफ कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। ये जी। कानून रिफ्यूज नहीं करता है। जी। इंडियन पेनल कोड बनता है, न्यूसेंस के लिए बनता है, जी। एक हैरासमेंट भी बन जाता है, जी। और इट एंडेंजरिंग लाइफ ऑफ अदर्स भी बन जाता है। आप उसके खिलाफ कंप्लेंट भी कर सकते हो। जी। और जहां तक आपकी बात है कि भाई कई लोग एनिमल्स को लव करते हैं या हेट करते हैं, जी। टिपिकली जी। मेरे समझ में ऐसा है कि कोई हेट नहीं करता है, सभी को अच्छे लगते हैं एनिमल्स। लेकिन जब इस घटना होती है जी। तो लोगों को अच्छा नहीं लगता है और वो जी। चाहते हैं कि घटना ना हो। आपको कुत्ता रखना है, बिल्ली रखनी है, सांप रखना है, बड़े बड़े लोग तो सांप भी रखते हैं। जी आप सर। अगर करेंगे तो इंडिया में तो किसी ने चीता भी पाल रखा है घर पे परमिशन लेके। जी सर। और जहां तक पेनल्टी की बात है, आप जनरल बॉडी में उस चीज को पास करके आप रेगुलराइज कर दीजिए, और जी। जब प्रोसिक्यूशन होता है तब का तब जी। देखना। मेरे हिसाब से जी। आपको कुछ नहीं बिगड़ता है। नहीं सर, हम लोग ने हमारे खुद के स्वीपर्स रखे हैं, जो अगर कुछ कभी गंदा होता है तो मॉर्निंग 6 o'clock वो क्लीन कर लेते, 5 बजे मॉर्निंग में क्लीन कर लेते। उसके लिए मैं अलग से आदमी भी रखा हूँ, पेमेंट करता हूँ। फिर भी सोसाइटी वाले उसी चीज को बार बार दोहराते और परेशान करते हैं। क्यों? और दूसरा अभी सर, मुझे पराग साहब ये बताइए कि उस स्वीपर क्या 24 आवर सर्विस देता है क्या आपको? जी। जी सर, मॉर्निंग में हमारा अलग स्वीपर है, नाइट में अलग स्वीपर है। कितने लोग खाना खिलाते हैं उसमें आपके सोसाइटी में? मानो उदाहरण के तौर पे 100 मेंबर है, हाँ, दो तो तीन मेरे लोग ख्याल से 2-5 लोग खिलाते होंगे। दो तीन हाँ, लोग खिलाते हैं सर, ये। स्वीपर का जो पगार है वो खाली 2-3 लोगों से ले रहे हैं या बाकी सब नहीं लोगों से नहीं, ले रहे सारा हैं? मैं बेयर करता हूँ सर, सारा मैं अपना पर्सनली बेयर करता हूँ, सोसाइटी से कोई पैसा नहीं लेता हूँ। चलिए, और लकी सोसाइटी से लेते होते तो और ही कुछ बात बन जाती। सर मेरी खुद की एम्बुलेंस चलती है एनिमल्स के लिए 24/7, मॉर्निंग और इवनिंग में दोनों। गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस। सो यू हाँ। आर नाइदर ए, आई मीन यू आर ए एनिमल लवर इन अदर वर्ड्स। यस, और एम्बुलेंस फ्री ऑफ कॉस्ट है एनिमल्स के लिए। वेरी गुड। एनीवे, थैंक यू मिस्टर पाराक फॉर ज्वाइनिंग इन। ठीक है, थैंक यू सर, मैं अभी देहरादून में हूँ। थैंक यू सर वेरी मच, थैंक यू वेरी मच सर। वेलकम सर। थैंक यू। मिस्टर क्लाउडी, क्लाउड गुड डेविस। गुड इवनिंग सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि इफ एमसी इज नॉट, एमसी या सोसाइटी इज नॉट, दे डू नॉट हैव अ से इन एनक्रोचमेंट, मतलब आपको सिर्फ बीएमसी को इन्फॉर्म करना है एमसी को, तो जब फ्लैट रेनोवेशन के लिए जाता है तो ओनर्स कम फॉर एन एनओसी फ्रॉम द सोसाइटी। तो वो लोग प्लान लेके आते हैं और प्लान बताते हैं, आर्किटेक्ट बताते हैं हम कुछ नहीं करने वाले हैं ज्यादा एंड ऑल, एंड देन द सोसाइटी गिव्स एन एनओसी। तो एनओसी का क्या वैल्यू रहता है if we cannot take any action on it later, so हाँ will जी। the NOC actually have any value? वेल, थोड़ा सा लंबा में एक्सप्लेन करना पड़ेगा। लकीली आज मेरा लेक्चर जल्दी खत्म कर दिया। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ अपने दोस्तों के लिए। बीएमसी में एक सेक्शन है 342, 342, जिसमें 2 प्रकार के रिपेयर्स का वर्णन दिया हुआ है। एक टेनेबल रिपेयर्स का वर्णन दिया हुआ है और एक नॉन टेनेबल का। टेनेबल रिपेयर्स का मतलब ये होगा कि पेंटिंग कर लो,
प्लास्टरिंग कर लो, फ्लोर चेंज कर लो, वगैरह वगैरह। मतलब सारे सारे के सारे माइनर जो है वो चीज। और नॉन टेनेबल में क्या हो गया, ये जो एमएलगेमेशन की बात किया, 2 फ्लैट के बीच की दीवार निकालना, डब्ल्यूसी शिफ्ट करना, किचन किचन शिफ्ट करना, 2 बेडरूम की डिवाइडिंग वॉल निकालना, या फ्लावर बेड एरिया कवर करना, वगैरह वगैरह, या आपके जो पॉकेट टेरेस है उसके ऊपर शेड डालना, वगैरह, ये सब नॉन टेनेबल रिपेयर्स में आ जाता है। टेनेबल रिपेयर्स के लिए बीएमसी का परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। टेनेबल रिपेयर्स के लिए सोसाइटी की परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। नॉन टेनेबल्स के लिए सोसाइटी के पास अधिकार नहीं है आपको परमिशन देने का। ये परमिशन देने का काम सिर्फ और सिर्फ बीएमसी का है। वो भी एक सेक्शन है, सेक्शन 44 एमआरटीपी एक्ट में, उसमें प्रोसीजर दिया हुआ है कि आपको नॉन टेनेबल रिपेयर्स करना है अगर, तो क्या क्या करना है। ये डॉक्यूमेंट देना है, आर्किटेक्ट का ड्राइंग देना है, सर्टिफिकेट देना है, सेफ्टी रिपोर्ट देना है, कंप्लायंसेस देने हैं, देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट हैज टू बी डन। जब आप वो प्रपोजल दोगे तो बीएमसी स्क्रूटनाइज करता है उस चीज को। मैं मुंबई से उसके लिए बार बार बीएमसी निकल जा रहा, लेकिन बाकी भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस में सेम टू सेम ही प्रोसीजर है, क्योंकि वो एमआरटीपी का प्रोसीजर है। एमआरटीपी इज महाराष्ट्र रीजनल टाउन प्लानिंग एक्ट। तो उसमें ये दिया है कि आपको ये काम करना है, आर्किटेक्ट का ड्राइंग लेकर आओ, आर्किटेक्ट का सर्टिफिकेशन लेकर आओ, बिल्डिंग सेफ्टी होगी, ये होगी, वो होगी, एंड एस्टिमेटेड डेज, एस्टिमेटेड टाइम, अंडरटेकिंग की बिल्डिंग को डैमेज नहीं करोगे, बाकी लोगों को तकलीफ नहीं करोगे, क्या टाइम में क्या क्या करोगे, वगैरह वगैरह वगैरह। और ये सब स्क्रूटनी करने के बाद में बीएमसी बोलती है कि आप एक काम करो, सोसाइटी का भी एनओसी लेकर आओ। अब सोसाइटी का एनओसी किसके लिए चाहिए, कि भाई सोसाइटी को ये देखना चाहिए कि वो अनिल शर्मा का फ्लैट है, तो सिर्फ और सिर्फ अनिल शर्मा ही अप्लाई कर सकता है नॉन टेनेबल रिपेयर्स के लिए। तो बीएमसी ये जानना चाहती है कि ये जो अर्जी आई है, ये तो राकेश राव की आई हुई है, तो इसलिए सोसाइटी को पूछा जाता है कि भाई आपको क्या ऑब्जेक्शन इस चीज के बारे में, आप बताएं। तो वो एक अर्जी आती है कि भाई राकेश राव फ्लैट नंबर 101 ने ये अर्जी डाली है ये सब करने का, इसमें आपका एनओसी आप दीजिए, आपका स्टेटमेंट दीजिए, आपका नो ऑब्जेक्शन दीजिए। तब सोसाइटी का काम है ये बोलने का बीएमसी को कि भाई हम परमिशन नहीं दे सकते। क्यों, कारण ये बोल सकता है कि भाई अगल बगल पड़ोस में ये सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। भाई राकेश राव तो है ही नहीं फ्लैट ओनर तो और कोई है, या भाड़े वहां पे भाड़ोतरी रह रहा है, उसने अप्लाई किया हुआ है, या उसका पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर ने अप्लाई किया हुआ है। पावर ऑफ अटॉर्नी डॉक्यूमेंट में ये क्लॉज है ही नहीं कि ये चीज के लिए अप्लाई कर सकता है वो, वगैरह वगैरह। तो ये टेक्निकल चीजें आती हैं जब आप एनओसी के लिए अप्लाई करते हो। तो आई विल रिपीट, जो साधारण काम है उसके लिए सोसाइटी का एनओसी की जरूरत नहीं है। ये सब सोसाइटी की दादागिरी या अज्ञानापना चलता है कि भाई हम एनओसी देंगे और आप हमको डिपॉजिट दोगे नॉन रिफंडेबल, और आपने इसके हद के काम किया तो आपको ये पेनल्टी आपका लग जाएगा, आपका डिपॉजिट जब्त हो जाएगा, वगैरह वगैरह। ये सारी की सारी चीजें गैर कानूनी है। आपसे डिपॉजिट नहीं लिया जा सकता है, आपको परमिशन नहीं दिया जा सकता है फॉर नॉन टेनेबल रिपेयर्स के लिए। मेरे लेक्चर में एक चीज में मिस आउट कर गया कि एक मेंबर आता है बोलता है तो साहब मेरा तो 102 101 फ्लैट है, अभी मैंने 102 ले लिया, मेरा परिवार बढ़ गया और मैं बीच की दीवार निकालना चाहता हूं, तो मैं सोसाइटी में अप्लाई करता हूं कि बीच की दीवार निकालने का मेरे को परमिशन दे दिया जाए। सोसाइटी भी होशियार है, बोलते भाई कुछ आ जाएगा, चलो भाई हम परमिशन दे देते हैं उसको, एनओसी का परमिशन दे देते हैं। उस परमिशन के बेस पे वो दीवार निकाल भी देता है और अपना फर्स्ट क्लास फ्लैट वेट ये वो करके कर लेता है। अब आपको मालूम है 2 फ्लैट की दीवार निकालोगे तो दीवार का तो खर्चा गया ही गया,
पर आप वो हिसाब से रिनोवेशन करोगे, वो हिसाब से उस रूम को सेटअप करोगे, कबाड़ बनाओगे, ये करोगे, वो करोगे, वगैरह वगैरह। 103 नंबर वाला जो 101 वाले से पहले ही खार खा के बैठा हुआ है, बॉम्बे के शब्द है खार, गुस्सा खा के बैठा हुआ है या चिढ़ खा के बैठा हुआ है मानो, वो एक साल 2 साल 3 साल रुकता है, सोसाइटी से डॉक्यूमेंट निकालता है कि भाई इसका एप्लीकेशन आने दो पहले मेरे को, और सोसाइटी का एनओसी भी आने दो। अब वो बीएमसी में कंप्लेंट करता है, वो दो चीज करता है, बीएमसी में कंप्लेंट करता है कि भाई ये तो 342 नॉन टेनेबल क्लॉज के अंदर आता है, ये तो परमिशन तो ये प्रोसीजर से होना चाहिए था, इसने तो किया नहीं, और बल्कि सोसाइटी के 60 गार्ड से इसने एमेलगेमेशन भी कर दिया। अब 60 गार्ड का प्रूफ क्या है? ये वही एनओसी है जो आपने मांगा और सोसाइटी ने आपको क्लैंडस्टाइनली दे दिया विदाउट इवन कंसिडरिंग, अरे भाई ये तो बीएमसी का दायरे में, आपके दायरे में नहीं है। आपने किसी को छुरा मार दिया तो सोसाइटी के एजीएम में पेनल्टी लगा के बात खत्म करना है क्या उसको? ये पुलिस में रिपोर्ट करना आपका दायित्व है, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या करना चाहिए आपको? आप तो ये सोचोगे कि भाई नहीं, हमारी तो सोसाइटी, वो खप पंचायत का नाम सुना होगा आपने, पंचायत, इंटरनल पंचायत, उधर ही सब सेटलमेंट कर लेते हैं। कानून कचहरी के पास जाने की जरूरत क्या है? कानून कायदा बनाया किस चीज के लिए? तो एक्सक्यूज मी, एक क्वेश्चन था। बीच में कुछ ना बोले प्लीज, जिसको भी कुछ भी पूछना है प्लीज रेज योर हैंड ओवर देयर ऑन द स्क्रीन, वी विल कम बैक टू यू after each question is finished, each friend's questions are finished. Please do not interrupt in between. Sorry, बोलिए सर। I'll request everybody again not to interrupt. जो हम बात कर रहे हैं 4 आदमी के बीच में, 4 आदमी एक साथ बात नहीं कर सकते, ये आप सब जन जानते भी हो। यही एक्चुअली बीमारी हमारे एजीएम में भी होती है। आप सब एग्री करेंगे कि यही बीमारी हम एजीएम में करते हैं। बरस में एक बार मिलना है, अपनी पूरी भड़ास निकालना है, सब जन एक साथ बोलते हैं, और मैनेजिंग कमेटी भी, मेंबर, चेयरमैन, सेक्रेटरी भी बोलता है कि क्या मुसीबत ले लिया मैंने यहाँ पे आके। आई होप सब लोगों ने ये चीज एक्सपीरियंस किया हुआ है। तो मिस्टर क्लॉडी, आपने चोरी किया, मैनेजिंग कमेटी के पास में गए, भाई साहब ये पेनल्टी ले लो, फाइन ले लो और बात खत्म करो। बात खत्म भी हो गई। जिसको आपने थप्पड़ मारा उसने भी आपको माफ कर दिया। 1 महीने के बाद में जिसने थप्पड़ खाया उसको आपका चेहरा नहीं पसंद आया। क्या उसके पास में ऑप्शन है पुलिस स्टेशन में जाके आपके विरुद्ध कंप्लेन करने का? क्या वो क्या ये बोल सकता है कि नहीं सेटलमेंट हो गया, अभी कंप्लेन क्या करने का? क्रिमिनल ऑफेंस तो साहब क्रिमिनल ऑफेंस है। वो 1 साल के बाद में भी ऑपरेट कर लो और 10 साल के बाद में भी उसका कंप्लेंट आप कर सकते हो। एविडेंस है, विटनेसेस है, कंप्लेंट करो और चालू हो जाओ। इसका मतलब क्या ये हुआ क्या कि सोसाइटी ने पेनल्टी ले लिया तो बात खत्म हो गई? सिमिलरली यहाँ पे जो एमएलगेमेशन का मैंने उदाहरण दिया, आप एमएलगेमेशन कर लो सोसाइटी के एनओसी से लेके, लेकिन वो लेजिस्लेटिव लॉ के विरुद्ध, कानून के विरुद्ध में है, इट इज अगेंस्ट दैट। सो आपको प्रोसिक्यूट तो होना ही होना है, आपको उसको रिस्टोर तो करना ही करना है, और साथ में आप सोसाइटी भी लपेटे में आएगी, क्योंकि वो जो राकेश राव है ना, उसके पास डॉक्यूमेंट आ गया कि सोसाइटी ने परमिशन दिया था, सोसाइटी पेनल्टी कलेक्ट कर रही है, बैलेंस शीट में भी रिफ्लेक्ट होगा, है कि नहीं? तो सारे एविडेंसेस तो अपने आप ही पैदा हो जाते हैं, और उस समय कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट का वो बायलॉज आपके काम पे नहीं आने वाला है मिस्टर विगिस। आप ही नहीं बोल सकते बीएमसी को या जज को, अरे सर वो तो बायलॉ में लिखा है ना, मैंने पेनल्टी दे दिया ना, तो जो गैर कानूनी काम किया मैंने वो रेगुलराइज हो गया। अब ये जज को बोल के देखना एक बारी क्या बोलता है, वो ट्राई करने वाली बात है मिस्टर क्लॉडी। थैंक यू मिस्टर क्लॉडी फॉर ज्वाइनिंग। सर इसका ये कंटिन्यूएशन है, तो सपोज कोई एप्लीकेशन आ जाता है एमलगमेशन का सोसाइटी के पास, so what is the thing that the society needs to do? Ask them to go to the BMC and get all the approvals and not get into it? Society is not supposed to be knowing all the laws. Typically, society में जो लोग हैं वो अपने ही तरह साधारण लोग हैं,
अपने तरह ग्राउस रूट लेवल के लोग हैं। तो आप ये मत एक्सपेक्ट करो कि उनको इनकम टैक्स के लॉ का भी पता होगा, जीएसटी का भी पता होगा, बीएमसी का भी पता होगा, फायर का, इसका उसका, कितने लॉज लगते हैं सोसाइटी में। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट भी लग जाता है। तो मुझे नहीं पता है ना गिफ्ट डीड में कितना स्टैम्प ड्यूटी लगना है, क्या लगना है, क्या नहीं लगना है। वो काम वकीलों का, लीगल एडवाइजरों का है। पैसे हैं तो लीगल एडवाइजर का सलाह मशवरा लो, रिपोर्ट लो और उस पर काम करो। और पैसा नहीं है तो अपने मन माने का काम तो आप कर ही रहे हो, आप करो। और जब कभी भी किस्मत खराबी की तरफ चमकेगी तो कोर्ट कचहरी जाते रहना, बाकी सोसाइटी के लोगों का भी पैसा बर्बाद करते रहना उसमें। तो जब आपके पास में ये आता है कि भाई नॉन टेनेबल रिपेयर्स के लिए एनओसी आता है, तो आपका काम है, मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, आप अपने आर्किटेक्ट को संपर्क करो ये सब चीजों के लिए। वो आर्किटेक्ट अपना बाकी का प्रोसीजर उसको पता है, बिकॉज इज अ प्रोफेशनल। पर आपके अधिकार में नहीं है ये काम। सर अगर प्रीवियस कमिटी ने ऐसे कोई चार्जेस 5 टाइम्स द मेंटेनेंस लगाया हुआ है, तो क्या करंट कमिटी उसको वेव ऑफ कर सकती है, और डू वी हैव टू डू इट इन एन एजीएम, बिकॉज एजीएम ही डिसाइड करेगा वेव ऑफ? एक बार मेंबर को 100 रुपए लगा दिए आपने, बिल में आ गया, बिल अकाउंटिंग का हेड को चेंज करने का अधिकार आप मैनेजिंग कमेटी को नहीं है, विदाउट ए रेजोल्यूशन ऑफ द जनरल बॉडी। आप वो एजीएम में लो या एसजीएम में लो, बट जनरल बॉडी के अधिकार के अंतर्गत ही होगा। और जनरल बॉडी भी ये बोलता है कि नहीं नहीं, 5 टाइम्स पेनल्टी आता है, सोसाइटी को इनकम आ रहा है को छोड़ने का। आपने ये भी सुना होगा कई सोसाइटी में। और मैनेजिंग कमेटी बोलती है भाई ठीक है, जनरल बॉडी का डिसीजन सुप्रीम है। आपने ये भी सुना होगा जनरल बॉडी का डिसीजन सुप्रीम है। वो तो सेक्शन 72 में लिखा भी है इनफैक्ट, ये जनरल बॉडी का डिसीजन सुप्रीम है। लेकिन उसी में ये भी लिखा है कि इट शुड बी विद इन, कानून के दायरे में सुप्रीम होना चाहिए वो। आप ये नहीं बोल सकते जनरल बॉडी में कि अरे उसने थप्पड़ मार दिया मुझे तो जनरल बॉडी उसको माफ कर देगी। अधिकार क्षेत्र में नहीं है, हर चीज का अधिकार क्षेत्र है। अरे बिल्डिंग पास कराने के लिए आप एक वकील के पास तो नहीं जा सकते हो ना, आप एक डॉक्टर के पास नहीं जा सकते, अब वो जाना पड़ेगा आर्किटेक्ट के पास है। तो अधिकार क्षेत्र निर्धारित है। आप पुलिस स्टेशन में नहीं जा सकते बिल्डिंग प्लान को पास कराने के लिए, वो जाना है म्युनिसिपल ऑफिस में या तो टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट में। Isn't it? राइट सर। Okay. सर एक लास्ट छोटा सा, श्योर एक्ट्स किसके, लाइक एनक्रोचमेंट फ्लैट का साइज इंक्रीज किया तो बीएमसी में आता है, व्हाट अबाउट श्योर एक्ट्स एंड साइकिल्स, उसका मतलब कहाँ पे कंप्लेन करें या कैसे करें? श्योर एक्ट बाहर रखा हुआ है तो 2 कानून का विरोध होता है, सेक्शन 3, 381, 482 बीएमसी एक्ट, और फायर एक्ट एंड रूल्स के विरुद्ध भी आता है। श्योर एक्ट बाहर रखा हुआ है, अड़चन हुई भागने में, आग वगैरह हुई या और किसी कारणवश धड़पड़ हो गई, 5वें माले पे पार्टी चल रही है, एक साथ में 20-25 लोग नीचे आने लगे, धड़पड़ से गिरने लगे, उधर श्योर एक्ट रखा हुआ है, एक दूसरे के ऊपर गिरेंगे, 2-4 लोगों की मौत हो जाएगी या कुछ भी हो सकता है। तो ये काम देखने का बीएमसी का है, फायर ब्रिगेड का है, लेकिन ऑन ए कंप्लेंट ऑफ द मैनेजिंग कमेटी, नॉट नेसेसरीली मैनेजिंग कमेटी। लेकिन आप बगल वाले, उसके बगल वाले, ऊपर वाले, नीचे वाले, कोई भी आके कंप्लेंट कर सकता है। एक बाहर वाला जो नीचे पान वाला ऑपरेट कर रहा है, दूध वाला है, उसको भी अगर ये पता चलता है कि भाई ये गैर कानूनी काम हुआ है यहाँ पे, उसके भी कंप्लेंट पे इन अधिकारियों को एक्शन लेना कंपलसरी है, मैंडेटरी है। गुना हुआ है, अधिकारी को खबर किया हुआ है, कानूनी कार्यवाही करना उनका दायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू मिस्टर क्लर्क। अगला प्रश्न है मिस्टर सोमिल अयर का। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। नमस्ते। मेरा क्वेश्चन रिगार्डिंग 169A है, बट इट्स लिटिल बिट डिफरेंट। जैसे कि हमारे फ्लैट में पॉकेट टेरेस है, सो मेरा एग्रीमेंट इज अ सेकंड एग्रीमेंट, डेवलपर टू फर्स्ट बायर हुआ एंड आई एम द सेकंड बायर। सो ऑल ऑफ सडन जब हमने हमारा फ्लैट लिया 2000 में, तभी सोसाइटी केम इनटू द एक्शन और उन्होंने बोला कि आपका टेरेस, पॉकेट टेरेस इज इलीगल। और उनको मालूम नहीं था, और ऑल ऑफ सडन उन्होंने लास्ट
जून 21 से उन्होंने 5 टाइम्स मेंटेनेंस अंडर 169A लगाना चालू किया। अगर मेरा मेंटेनेंस 3,000 रुपया है इनवॉइस के अंदर, तो उन लोग ने टेरेस पेनल्टी करके 15,000 कर दिया और 15,000 करके उसके ऊपर कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, एरियर्स और पेनल्टी करके बढ़ाते 10 लाख तक लेके गए। वाओ। So अभी सोसाइटी फॉर देम दे आर सेइंग लाइक दिस इज अ अर्निंग सोर्स फॉर अस। और इसके बिसाइड्स सोसाइटी ने रिट पिटीशन भी फाइल किया है हाई कोर्ट में रिगार्डिंग द टेरेस हु इट बिलोंग्स टू। So sir, now what I did, हम लोग मैं गया डेप्यूटी रजिस्ट्रार के पास and there I challenged them. So deputy registrar gave a very judgment saying in 165A B, 169A B, the procedures were not followed. Hence, the penalty, arrears and all the interest should be waived off immediately. But सोसाइटी अभी बोल रहा है कि हम वापस एसजीएम लेंगे और हम लोग वापस ये कार्रवाई चालू करेंगे। So what is the suggestion in this matter? Because it's something which is very weird. It's complexing all the MCS Act. तो क्या होना चाहिए? और so this is something which is really challenging. अभी हमें भी नहीं मालूम कि क्या है fact. So what are your questions which I can answer where things you feel is क्योंकि redevelopment building है और redevelopment के अंदर original 30 members थे। तो 30 members ने उन्होंने rights जो था pocket terrace का they are already given to the developer. Subsequently it was given to the first buyer and it was given handed over to us. तो आपने जैसे बताया previously कि first buyer के time ये कुछ issue नहीं था उनको। हम second buyer है, हमारा चेहरा अच्छा नहीं लगा, so all of a sudden the issue started. So if you can enlighten this the forum by what exactly and what is the recovery possible, why they are doing it, क्योंकि उनको तो लग रहा है मजा आ गया कि अभी पैसे बढ़ रहे हैं हमारे दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, हम इंटरेस्ट और कंपाउंडिंग इंटरेस्ट लगाएंगे। तो they are also not aware about the fact, but they are just reading the bylaws which is 169A और उसके अंदर वो बोलते 5 time penalty with retrospective. So if my first agreement of the buyer was 2018, तो 2018 से आज का डेट 2022 तक वो पेनल्टी लगाते जा रहे हैं 5 times with compounding interest. सोसाइटी ने आपने बताया रिट पिटीशन फाइल किया हुआ इसी चीज के ऊपर। Yes. कंक्लूजन में बता देता हूँ आपको कि जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ आपका कुछ नहीं बिगड़ता, आपको 10 पैसा भी देने को नहीं आने वाला इस पे। ना तो वो रिट पिटीशन में वैसा ऑर्डर मिलेगा उनको, ना तो कोऑपरेटिव कोर्ट में कोई ऑर्डर मिलेगा वैसा, और ना तो डेप्यूटी रजिस्ट्रार के ऑफिस से भी ऐसा कोई ऑर्डर मिलेगा। ये पेनल्टी वसूली करने का अधिकार जैसे मैंने मेरे लेक्चर में बताया वो सोसाइटी को नहीं है। पॉकेट टेरेस है, पॉकेट टेरेस है नहीं है, गैर कानूनी है, आपने वहां पे क्या किया नहीं किया हुआ, अधिकार किसको है? सोसाइटी को है कि म्युनिसिपैलिटी वाले को है? तो ये चीज इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अधिकार ये सारी चीजें पेनल्टी लगाने का या कुछ भी करने का या पॉकेट टेरेस को गलत वगैरह कुछ भी बोलने का जो है वो सिर्फ और सिर्फ म्युनिसिपल अथॉरिटीज को है, सोसाइटी को बिल्कुल भी नहीं है। तो पेनल्टी जो है वो सोसाइटी नहीं ले सकती, whereas if BMC they find out, if they find it's illegal तो वो ले सकते हैं and they can prosecute. You will be given। BMC का एक बहुत अच्छा कानून है कि पहले आपको शो कॉज नोटिस देती है, डायरेक्टली आके कुछ नहीं करती है। Right. आपको ये बोलती है कि भाई आपका ये पॉकेट टेरेस है, ये कानूनी है या नहीं, आप मुझे प्लान बताओ। अगर आपके पास प्लान है, इसको सुनवाई बोलते हैं, हियरिंग बोलते हैं। जैसे डेप्यूटी रजिस्ट्रार के ऑफिस में कैसे हियरिंग होता है वैसे म्युनिसिपल ऑफिस में असिस्टेंट म्युनिसिपल कमिश्नर के सामने हियरिंग होता है, या बहुत आगे एडवांस मैटर होगा तो डेप्यूटी कमिश्नर के सामने होगा। या आजकल डेजिग्नेटेड ऑफिसर बना दिए जिसको डीओ बोलते हैं, वो आपकी बात सुनता है, आप ये बोल देते हो कि साहब ये प्लान में है, मैंने इसमें इंक्रोचमेंट नहीं किया हुआ, मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया। तो बीएमसी वाला देखता है कि मेरे बीएमसी के कानून के अंदर में इस दायरे में बैठता है या नहीं बैठता है। अच्छा, और अगर नहीं बैठता है तो बीएमसी आपको आपका शो कॉज नोटिस विड्रॉ कर लेगी। सर और एक ट्विस्ट में इसमें ऐसा है कि बिल्डिंग को पार्ट ओसी है, बिल्डिंग को फुल ओसी मिला नहीं है एंड बिल्डिंग के पास एफएसआई भी है। सो इफ इन केस दैट टेरेस what is abutting, what is attached to our flat does not have the FSI और बिल्डिंग के पास FSI है, so technically can tomorrow going further can we opt for the FSI, और वो टेरेस को अगर है भी गैर कानूनी या नहीं है तो हम उसको कानूनी we can make it legal। कानूनी लीगल करने का मतलब है एक कानून है नेशनल बिल्डिंग कोड, ठीक है,
दूसरा है डेवलपमेंट कंट्रोल रूल्स। ओके इन दोनों के दायरे में आप पॉकेट टेरेस को एक्स्ट्रा एफएसआई लोड करके रेगुलराइज नहीं कर सकते। ओके पॉकेट टेरेस हो या आपका क्या कहते हैं प्राइवेट टेरेस भी होता है कई फ्लैट के आगे। आप अगर आप कहेंगे दीवार वगैरह खड़ा कर देता हूँ, एफएसआई यूज कर लेता हूँ, तो वो हो नहीं सकता है। और अगर आपकी सोसाइटी की बिल्डिंग है, अगर आपकी सोसाइटी की बिल्डिंग है तो एफएसआई कुछ भी जो है वो सोसाइटी के सोसाइटी का होता है, आपका नहीं होता है। राइट सर, प्लान में टेरेस है ऑलरेडी। जैसे मैंने आपको शुरू में आपकी हिस्ट्री सुनने के बाद ये कहा, एक ही वर्ड बताया मैंने आपको, आपका कुछ नहीं बिगड़ता है। ओके सो So you can हाउ be- कैन वी स्टॉप द सोसाइटी, लाइक उन लोग अगर हमारे वो कॉस्ट डालते ही जा रहे हैं, बर्डन्स डालते ही जा रहे हैं। माय पेरेंट्स आर सीनियर सिटीजन, उनके नाम पे फ्लैट है, वो बोलते हैं अरे रोज का हमें इतना बड़ा बड़ा मेंटेनेंस का बिल आता है एवरी मंथ 3000 के सामने आप तो 26,000 30,000 का मेंटेनेंस महीने का देते हो, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट लगाते हो। तो अभी डेप्यूटी रजिस्ट्रार ने भी दिया है ऑर्डर, उसके अगेंस्ट भी वो जाके दे आर डूइंग themselves के उनको Or लग if you रहा है are if you are enterprising and dynamic, and if you do not have any financial constraints, you file a matter against the society in the local consumer court, कि consumer commission, by giving all these details. Okay, because this is what is called as causing you physical, mental, and financial trauma also. any particular sections? Contact your lawyer, sir. Not everything. We do not give consultation on the webinar, sir. बाकी भी friends wait कर रहे हैं उनके प्रश्नों के लिए. Thank you sir, thank you for your time. Thank you. Next question is by Aarti madam. हेमंत हम जी, लोग सारे छोटे छोटे ही क्वेश्चन लेंगे. We are running out of time and there are many participants. आरती जी बताइए. आरती मैडम प्लीज गो अहेड. yeah, हेमंत जी, I'm sorry I cannot switch on the video. Low signal से. My question is, आपके वेबिनार से मुझे एक बात समझ में आई कि जो कॉमन एरिया होता है दैट इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ द सोसाइटी एज सच की मैनेजिंग कमेटी उसको किसी भी फॉर्म में पेनलाइज कर सके, आपको कंसर्न अथॉरिटीज को अप्रोच करना पड़ता है, राइट सर? तो माय क्वेश्चन है, जब आप पार्किंग के चार्जेस लेते हैं, कार पार्किंग चार्जेस जो सोसाइटी लेती है या साइकिल स्टैंड बनाती है शेड डाल के, तो हाउ इज दैट लीगलाइज्ड देन? क्योंकि अगर कार पार्किंग चार्जेस ले रहे हैं तो आप सोसाइटी के ओपन एरिया में कार पार्क करवा रहे हैं और चार्जेस आप सोसाइटी में ले रहे हैं, तो इट इज समथिंग सिमिलर टू कि उसने दुकान बना दी बाहर और एक दूसरे ने आपस में डील कर लिया, और जबकि वो प्रॉपर्टी अगर बीएमसी की है या वहां से डिसीजंस आते हैं तो फिर सोसाइटी कैसे ले सकती है ये सब? के उदाहरण के माध्यम से समझते हैं. टोटल मानो आपकी सोसाइटी का एरिया है 10,000 स्क्वायर फीट और उसमें 8,000 स्क्वायर फीट में एफएसआई कंज्यूम करके फ्लैट्स बनाए हुए हैं और 2,000 जो बाकी बचा वो नॉन एफएसआई एरिया है. जो नॉन एफएसआई एरिया है वो कॉमन ओपन स्पेसेस कहा जाता है. कॉमन ओपन स्पेसेस में एफएसआई कंज्यूम करने वाला आप कोई भी आइटम नहीं खड़ा कर सकते हो. क्लब हाउस, स्विमिंग पूल, ओके, स्विमिंग पूल का जो शावर कैबिन वगैरह वगैरह जो होते हैं वो सब सारी चीजें, एंड जिम वगैरह, बिकॉज दिस आर गोइंग टू बी मेड विथ ब्रिक एंड मोटर. सीमेंट जो गोल बोलते हैं शायद उसको भी मोटर बोलते हैं. तो ये सब चीजें एफएसआई कंज्यूम करने वाली आइटम हुई. ये करने के अलावा आप उस जगह पे आप अचार बना सकते हो, पापड़ सुखा सकते हो, जिम खेल सकते हो, वहां पे क्रिकेट खेल सकते हो, साइकिल चला सकते हो, कार भी पार्क कर सकते हो, वगैरह वगैरह वगैरह. और उस एरिया को कैपिटलाइज कर सकते हो सोसाइटी के फंड्स के लिए विदाउट कंस्ट्रक्टिंग एनीथिंग. जैसे उदाहरण के तौर पे आपने गाड़ी पार्क की वहां पे. अब आपने गाड़ी जो पार्क की लेटर से उसमें करीबन 150 स्क्वायर फीट यूज हुआ. 150 स्क्वायर फीट यूज करने का मतलब ये हुआ कि आप उसमें साफ सफाई करते हो, उसमें सिक्योरिटी सर्विसेज लगती है, उस एरिया में बिजली वगैरह की खर्चा होती है. तो दैट इज इक्विवेलेंट टू द कॉस्ट दैट इज बीइंग टेकन फ्रॉम द मेंबर्स फॉर दिस पार्किंग चार्जेस. जी, Because that area is specifically used for by specific persons only and not by all the 100 members of the society. जी.
But Thank however, you. if you construct something, then you had it. Then you will not be able to do it. Anyway, thank you, ma'am, for joining in. Next question is by Mr. Vikrant Jindal. Advocate साहब पूछिए. आइए सर, थैंक यू सर. सर मुझे पहले भी आपसे बात इस विषय में हो चुकी थी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जरा बाकी मेंबर्स को इस बारे में जानकारी मिल जाए. अगर ये कोई मेंबर्स विद फ्रेंडशिप ऑफ द कमेटी मेंबर्स एडिशनल पाइपलाइन अपने घर के लिए ले लेते हैं, इन एडिशन हैविंग द अलॉटेड पाइपलाइन गिवन टू ऑल द मेंबर्स बाय द बिल्डर, तो ये एंक्रोचमेंट में आएगा या नहीं आएगा एंक्रोचमेंट में? एडिशनल पाइपलाइन कहाँ से ले रहे हैं आप? बीएमसी लाइन से ले रहे हो कि ओवरहेड से ले रहे हो? ओवरहेड वाटर लाइन से. तो वो सोसाइटी के दायरे में, तो आज सोसाइटी के दायरे में आता है वो चीज. तो सोसाइटी कैन फॉर्मेट जनरल बीएमसी का दायरा रास्ते से पाइप आया, सब ग्राउंड लेवल पे पानी छोड़ा उसने, उसका दायरा खत्म हो गया. सब ग्राउंड लेवल की टंकी में आपने गंदगी कर दी, साफ सफाई नहीं मेंटेन किया हुआ है, डेंगू के मच्छर मिल गए वहां पे, या कचरा चला गया, या वगैरह वगैरह, तो आपके बीएमसी एक्ट में प्रोसिक्यूशन होगा. हाउएवर, अगर आपने टंकी में से पाइप ले लिया डायरेक्टली अपने घर पे, तो इसका मतलब ये हुआ कि यू आर क्रिएटिंग डिसएडवांटेज टू योर अदर मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी फॉर योर ओन पर्सनल बेनिफिट. बरोबर है? अगर ऐसा है तो सोसाइटी प्रोसिक्यूशन लॉन्च करे. पेनल्टी कैसे लेगी वो पुलिस में कंप्लेंट करें, ऐसा ऐसा हुआ है, दूसरे लोगों का नुकसान हो रहा है, वगैरह वगैरह. Society cannot impose penalty, but they can, like, penalty means asking the person to make सर, सोसाइटी अगर पेनल्टी इंपोज करेगी तो इसका मतलब ये होगा कि सोसाइटी उस चीज को मान्यता दे रही है. जब बीएमसी पेनल्टी इश्यू करता है तो इट इज ए डेटरेंट. बीएमसी बोलता है कि पेनल्टी दो और निकाल दो. वो ये नहीं बोलता कि पेनल्टी दो और लगे रहो. बोलता है पेनल्टी दो 100 रुपया और ये बंद करो. अगर आपने बंद नहीं किया तो कंटिन्यूइंग पेनल्टी देता है. वो 472 सेक्शन बीएमसी में लिखा हुआ है वो चीज. और उसके बावजूद उसी सेक्शन में ये भी लिखा हुआ है कि इतने समय के बाद में पेनल्टी भी नहीं चलेगी. अब तो आपको प्रोसिक्यूशन फेस करना ही पड़ेगा मजिस्ट्रेट कोर्ट में. ओके, अगला प्रश्न है मिस्टर शिरीष शानबाग का. सर, एक का क्वेश्चन है कि हमारा सोसाइटी में बहुत लोगों ने कॉरिडोर में वो बड़ा बड़ा शू रख रखा है, या ऐसा कुछ शोबाजी का ऐसा कर दिया है. इसका मतलब आपका अभी का इससे मुझे समझ गया कि एनीवन कैन मेक ए कंप्लेंट टू बीएमसी फॉर एनक्रोचिंग ऑन सोसाइटीज फ्री एरिया. तो वो वार्ड ऑफिस में हम कर सकते हैं ना? अगर आप दिल्ली में बैठे हो, दिल्ली के रहीवासी हो. नहीं, मुंबई का सर. मैंने शब्द यूज किया अगर आप दिल्ली के रहीवासी हो और अगर आपको ये पता चलता है कि मुंबई की 4 सोसाइटी में ऐसे ऐसे गलत काम हुए हैं, तो वहां पे बैठे बैठे आप एक अर्जी टाइप करके यहाँ के बीएमसी को कुरियर कर सकते हो. और बीएमसी को वो कंप्लेंट मिलने के बाद बीएमसी का काम है उस चीज पे कार्यवाही करने का. वो ये नहीं बोल सकती है कि आप मेंबर नहीं हो, आपको फर्क नहीं पड़ता है, वगैरह वगैरह. तो anybody can complain to BMC from anywhere in India, not necessary that same society member. Okay, thank you, Mr. Sharif, for joining me. Next question is by Mr. Vaman Pai. Yeah, good evening, sir. Yeah, good evening, sir. मेरा क्वेश्चन था वो आप जो डिस्कशन कर रहे थे एमलगेमेशन ऑफ फ्लैट्स के बारे में था. सोचिए अगर ये एंक्रोचमेंट जो आप बात कर रहे हैं, एमलगेमेशन बनाना या फिर ग्राउंड फ्लोर का अगर फ्लैट हो तो बालकनी से स्टेयर्स बनाना एंट्रेंस के लिए, अगर ये मैनेजिंग कमेटी का मेंबर्स नहीं किया है एंड दे आर नॉट कंप्लेनिंग टू द म्युनिसिपैलिटी, तो
जो मेंबर्स को इफेक्ट हुआ है वो लोग क्या कर सकते हैं? अभी स्पेशली इन मेरा केस में क्या हो रहा है, माय नेबर इज द माय सेक्रेटरी ऑफ द बिल्डिंग। उसने क्या किया है, उसने नेबरिंग फ्लैट उसने परचेज करके एमलगेमेशन ऑफ फ्लैट्स किया। अभी एमलगेम करने वक्त उसने क्या किया है, लोड बेरिंग वॉल्स जो है वो सब निकाल दिया, 3-4 दीवार निकाल दिया है। उसके वजह से उसके फ्लैट में भी टेरेस से लीकेज चालू हुआ है, मेरे फ्लैट में भी टेरेस से लीकेज चालू हुआ है। अभी उसके लिए अब अगर बीएमसी के पास वो लोग जा रहे नहीं है एंड वो लोग कुछ एक्शन भी नहीं ले रहे, मेरे घर में रिपेयर्स भी नहीं हो रहा है, एंड अगर रिपेयर्स हो रहा है तो भी ऊपर टेरेस पे डामर लगा देते हैं, कॉस्मेटिक रिपेयर्स हो रहा है। तो एवरी ईयर का वो क्या बोलते हैं, नर्वस बोलते हैं, एवरी ईयर करना पड़ता है। ऐसा कहानी हो गया एंड दे आर नॉट रिस्पॉन्डिंग। अभी मेरा लेटर्स भी लेना बंद कर दिया है। एजीएम मुझे बात करने नहीं दे रहा है झगड़ा करके। तो उसका सोल्यूशन क्या कर सकते हैं हम लोग? थैंक यू। जब सोसाइटी में ऐसी घटनाएं होती है तो लेटरबाजी से काम नहीं होता है। एविडेंस क्रिएट करने के लिए 1 लेटर या 2 लेटर दे दिया काफी है। उसके बाद में आप ये सोचोगे कि मैं लेटर पर लेटर देते जाऊंगा, ईमेल कर दूंगा, व्हाट्सएप कर दूंगा और आगे की कार्यवाही नहीं करूंगा और बाकी का काम अपने आप हो जाएगा, तो वैसा होता नहीं है। आपका काम क्या है, अगर आप सफर कर रहे हो, आप या और कोई भी हो, बीएमसी में कंप्लेंट कर दो, कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेंट कर दो इस सब चीजों के बारे में। तो एक बार कोर्ट में जाता है मैटर तो काफी कुछ ठीक ठाक होना शुरू हो जाता है। सर इससे एडिशनल एक थोड़ा और भी था सर। एक्चुअली मैंने कंज्यूमर अपना कोऑपरेटिव कोर्ट में अप्रोच किया है, वहां पे मैंने एप्लीकेशन डाला है, केस चालू है। पर इन एडिशन टू साइमल्टेनियसली कैन आई अप्रोच द कंज्यूमर कोर्ट और कंज्यूमर फोरम फॉर ए स्पीडी रिलीफ, बिकॉज कोऑपरेटिव कोर्ट में जनरली टाइम लगता है ना सर? लीकेज के बारे में कोऑपरेटिव कोर्ट बीएमसी को डायरेक्शन नहीं देता, लीकेज के बारे में सोसाइटी को डायरेक्शन नहीं देता। जैसे मैंने बताया कि अधिकार क्षेत्र होता है, जुरिसडिक्शनल अथॉरिटी। जुरिसडिक्शनल अथॉरिटी लीकेज के बारे में एक तो म्युनिसिपल ऑफिस का है और दूसरा है कंज्यूमर कोर्ट। कंज्यूमर कोर्ट आपको ये नहीं बोलेगा कि लीकेज बंद करो, लेकिन कंज्यूमर कोर्ट आपको ये बोलेगा कि आपने लीकेज किया, ये नुकसान हुआ है, इसको इतना इतना नुकसान हुआ है, इसको इतना पैसा देना पड़ेगा, या आपको ये इम्प्रिजनमेंट का भी फैसिलिटी है। आपने कोऑपरेटिव कोर्ट में किया है, कर लिया, ठीक है, कब तो कर दिया, लेकिन कंज्यूमर कोर्ट में भी कर सकते हैं, साथ साथ में कर सकते हैं। बिकॉज कंज्यूमर कोर्ट में ऐसा है कि इट इज एडिशनल रेमेडी, इट इज नॉट एन ऑल्टरनेटिव रेमेडी। एक्ट में लिखा हुआ है शब्द एडिशनल रेमेडी, आप गूगल कर लीजिएगा, सिंपल डालिएगा एडिशनल रेमेडी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, आपको उसके अंदर सारा कुछ डिटेल्स मिल जाएगा। एनीवे, थैंक यू मिस्टर वमन फॉर जॉइनिंग। थैंक्स सर, थैंक्स सर। मिस्टर Meharesh Kapadia, one short question. Yeah. Yes. We are running out Can of you hear time, me? please. Yes. Can you hear me? Hello. Go Can you ahead, hear me? please. See, in our society is basically a tenant society, not a commercial society. The previous MC has given permission to one person to do commercial work. She is a doctor but doesn't stay over there and runs a physiotherapy and yoga. Abhi in a new MC, is it bound to complain and stop the activity? And if the penalty is given by the municipality, who will bear it? Okay. BMC laws allows professionals like doctors, वकील, engineers और कौन होते architects वगैरह to use their residential flat for their office purposes. That is called practice. So a doctor's work is not by law, a doctor's work is not classified as a commercial activity. जो अभी आपने शब्द यूज किया commercial activity, the law does not allow, it is a professional activity. Okay? So आपके फ्लैट में आप रहते रहते या ना रहते हुए पोजीशन आपके पास में है अगर, तो आप अपना क्लिनिक भी चला सकते हो, हॉस्पिटल नहीं चला सकते, कंसल्टिंग रूम चला सकते हो, वकील का चेम्बर चला सकते हो, आर्किटेक्ट का ऑफिस चला सकते हो, इंजीनियर का भी ऑफिस चला सकते हो, एंड सो एंड सो। You are saying even if the person is not staying there, right? Yes, it Okay. should be in the occupant, he should be the occupant, the position should be with the flat owner.
And if Okay. he is a professional, then he can do all these activities. He is Okay. not a businessman. He is not doing commercial activities. Okay. Thank you. Thank you, Mr. Kabade. Next question is by Mr. Hari Murlidhar. Mr. Hari Murlidhar. Hello, sir. Can you hear my voice? Okay, we will take next question of Swapna Raut. Swapna Raut. Hello. So can you hear me, sir? Yes, madam. Go ahead. हेलो या सर मुझे एक पूछना था कि जैसे बिल्डर ने एक If किसी को possible, शॉप please अलॉट switch on किया your है videos. If possible, everyone please switch on your videos. मेरा वीडियो चालू है, आपका भी चालू करिए सब जन प्लीज एवरीबडी. हाँ। हाँ, बोलिए. सर राउत मैडम मुझे बोलिए. पूछना था कि एक बिल्डर ने एक मेंबर को शॉप अलॉट किया है, लेकिन वो शॉप की जगह बहुत बड़ी थी, तो उसने क्या कर दिया कि एक शॉप के 2 पार्ट कर दिए और उसका एक का शेयर सर्टिफिकेट सोसाइटी ने अलॉट कर दिया है और दूसरे के लिए वो शेयर सर्टिफिकेट मांग रहा है जो वैलिड नहीं है। सोसाइटी इसके लिए शेयर सर्टिफिकेट नहीं दे रही है। तो इसीलिए वो क्या कर रहा है कि उसका मेंटेनेंस ही नहीं भर रहा है। तो ये क्या एनक्रोचमेंट के अंडर आता है या नहीं आता है सर? एक शॉप को दो अलग अलग में डिवाइड करना, दो अलग अलग शटर लगाओगे तो बीएमसी के कानून के विरुद्ध जाएगा और डीसीआर रूल्स के विरुद्ध जाता है. ओके। तो आप सोसाइटी के नॉट गिव शेयर सर्टिफिकेट टिल जब तक बीएमसी उस चीज को परमिट नहीं कर देता है. पर बीएमसी परमिट कर देगा, आप अप्लाई करो प्रॉपरली. कई अंडरटेकिंग्स देने पड़ते हैं, कई प्लान्स देने पड़ते हैं बाय रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट, तो दे देता है, तो बीएमसी उस चीज को अलॉट कर देती है. एग्रीमेंट भी लगभग 2 बनेगा उसका सारी चीजों का, वो उसका लुकआउट है. लेकिन अगर बीएमसी ने कर दिया है और वो प्रॉपर अर्जी देके आपसे शेयर सर्टिफिकेट मांगता है तो आप दे दीजिए. ओके। परमिशंस लगेंगे, बीएमसी के डॉक्यूमेंट्स लगेगा सोसाइटी के रिकॉर्ड के लिए, लाइए और कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है मैम. ओके। सर थैंक यू एक मैडम. क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हमारा बिल्डिंग प्लीज रीडेवलपमेंट में गया नहीं. प्लीज डू नॉट इंटरप्ट एट ऑल. वी आर टेकिंग क्वेश्चंस बाय सीक्वेंस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय मिस्टर गुरविंदर मदन. दूसरे लोग डिस्टर्ब होते हैं अगर आप बीच में बोलेंगे तो. मिस्टर गुरविंदर मदन. मिस्टर मदन, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय उमेश शर्मा. मेरा थैंक यू सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू टू यू प्रोवाइडिंग सच अ गुड अपॉर्चुनिटी टू अस शेयर सर. मेरा ऐसा कंसर्न ये है ना सर, हमारे सोसाइटी में ना एक मेंबर है, वो कॉमन एरिया को इंक्रोचमेंट कर चप्पल जूता रखता है और सोसाइटी ने इसी रेजोल्यूशन में पास किया कि फाइन मारेगा. तो सोसाइटी फाइन मार सकता है क्या? वो बोलता है कि मैं अपने घर के सामने रखता हूँ चप्पल जूता. आपके फ्लैट के एग्रीमेंट में अगर आपका एरिया 500 स्क्वायर फीट लिखा हुआ है उदाहरण के तौर पे, यस सर, तो आप अपना चप्पल जूता वगैरह वगैरह 500 स्क्वायर फीट के अंदर कहीं पर भी रखोगे तो उसका प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन 500 फर्स्ट स्क्वायर फीट पे अगर आप रखते हो फ्लैट के दरवाजे के बाहर, वो हाँ जो सर. दरवाजे के बाहर जो जगह है उसको बोलते हैं कॉमन स्पेसेस, जिसमें सारे मेंबर का हक है. और उसको कंट्रोल करने का जो अधिकार है, साफ सफाई करना, बिजली देना, उसके ऊपर धोना वगैरह वगैरह करना, वो अधिकार सिर्फ और सिर्फ सोसाइटी को. तो सोसाइटी उस पर पेनल्टी नहीं लगा सकती. जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि चप्पल जूता रखा हुआ है, कुछ घटना हो गई, कुछ हुआ, तो जिम्मेदारी सोसाइटी की आती है. राइट सर, राइट. इसीलिए सोसाइटी का काम है कि वो अधिकारी को नोटिस पे डाले कि भाई ये काम इस फ्लैट में हो रहा है, आके आप अपना कार्यवाही करो इस चीज के बारे में. ठीक है, मतलब सोसाइटी पेनल्टी नहीं लगा सकता है ना, मतलब हैरेसमेंट नहीं कर सकता है कि मैं पेनल्टी लगाऊंगा इस तरह से. पेनल्टी लगाने के बाद इसका मतलब ये हो गया
कि पेनल्टी लगाने के बाद में आप अलाउ कर रहे हो उस जूते चप्पल के रैक को वहां पे? नहीं, एक्चुअली सर प्रॉब्लम क्या है, वो मेंबर, वो जो कमिटी मेंबर है, उस मेंबर्स में थोड़ा डिस्प्यूट है। वो मेंबर बोल रहा है कि तो आप इलेक्टेड नहीं हो, आप जबरदस्ती रूल बना रहे हो। वो बोल रहा है कि मैं इलेक्टेड हूँ, लेकिन कागज नहीं दिखाता है। इस तरह से डिस्प्यूट के कारण वो जानबूझ के रखता है, वो पहले आप कागज दिखाओ। इशू अलग हो गया, जूता चप्पल की बात कर रहे हैं हम लोग, इंक्रोचमेंट की बात कर रहे हैं। नहीं सर, वो अभी जो अपन मेंबर है सोसाइटी के इंटरनल डिस्प्यूट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। आप अपना खाली जूता चप्पल वाला प्रश्न पे ध्यान नहीं सर, रखिए। वो जो मेंबर ना जूता चप्पल इसलिए रखता है, बोलता है कि तुम इलेक्टेड मेंबर नहीं, मुझे कागज पत्र दिखाओ। और वो जो मेंबर कमिटी है उसको कागज पत्र नहीं दिखा रहा है, वो इसलिए वो जो बोलता है ना, खुन्नस से बोलता है मैं भारी रखूंगा, मैं आपका रूल नहीं मानूंगा, इस तरह से बोलता है वो। तो सोसाइटी का काम है अधिकारी को खबर कर देना कि भाई कॉमन ओपन स्पेस पे एनक्रोचमेंट कर रहा है, इस पे आके कार्यवाही करो। सोसाइटी कुछ नहीं कर सकता, राइट ना सर? सोसाइटी को अधिकारी को कंप्लेंट करना है, राइट सर। चिट्ठी लिख के बताना है कि इस सोसाइटी में ऐसा ऐसा काम हो रहा है इस आदमी के विरोध में। ठीक है, करेक्ट सर, सोसाइटी कुछ नहीं कर सकती ऐसा नहीं है, सोसाइटी को ये करना है, लेकिन पेनल्टी नहीं लगा सकती है। एनीवे, थैंक यू मिस्टर उमेश। थैंक यू सो मच सर। अगला मिस्टर गुरविंदर, आप हैं वहां पे? हाँ पूछिए जी, सर, हाँ आप हाँ, अभी मेरी आवाज आ रही होगी, बराबर है? यस यस सर। हाँ, मेरे को वैसे 2 क्वेरीज है, पर कोई बात नहीं, पहली मैं बात करता हूँ। आपने बोला था कि सोसाइटी की जो मैनेजिंग कमेटी है उसको कोई परमिशन, मतलब उनको कोई एनओसी देने का राइट नहीं है अगर कोई ऑल्टरेशन करते हैं। आपने टेनेबल एंड नॉन टेनेबल बोला था, तो मैं वैसे मॉडल बायलॉज पढ़ रहा था, अगर मैं उसको ठीक तरीके से समझा हूं, मैं उसको सिर्फ एक पहली लाइन पढ़ के बता देता हूं। वहां लिखे मेंटेनेंस ऑफ फ्लैट्स बाय मेंबर फ्लैट्स टू बी maintained. It says every member shall keep his flat unit in good maintenance, and पहला पॉइंट में ये लिखा है no member shall without the previous permission of the committee in writing make any additions to or alterations in his flat. This is model bylaws 2014. So आपने जो कहा और जो मैं ठीक समझा हूं, ये थोड़ा सा मुझे डिस्कनेक्ट लग रहा है। इस बायलॉ के हिसाब से आपको सोसाइटी को अर्जी देनी है परमिशन देने के लिए, परमिशन लेने के लिए। हाँ जी। और सोसाइटी आपको परमिशन देगी। किस चीज के लिए परमिशन देगी? बीच का दीवार निकाल दो, डब्ल्यूसी शिफ्ट कर दो, बाथरूम का पोजीशन शिफ्ट कर दो। आप ऐसा कहना चाह रहे हो या और कुछ कहना चाह रहे हो? नहीं, जब मैं ऑल्टरेशन बात कर रहा हूं इसमें यहाँ ऑल्टरेशन उन्होंने इस तरीके से डिफाइन नहीं किया। अगर आप चाहो उसके आगे 2-3 और हैं। उन्होंने ये नो डाउट लिखा है, नो स्ट्रक्चरल चेंजेस आर परमिसिबल विदाउट द प्रायर परमिशन ऑफ द कंसर्न कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। वो तो क्लियर है कि बीएमसी है। जब हम स्ट्रक्चर बोल रहे हैं, लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे हैं, वेरी क्लियर, उसमें वो आ जाएगा। बट यहाँ पे लिखा है the member desirous of making any additions or alteration in the flat shall make an application to the secretary of the society giving all the required particulars. Further action on such application shall be taken by the secretary and committee of the society as provided under bylaw number 65. Give me an example कि आप कौन सा alteration या कौन सा क्या करना चाहते? Give me an example. नहीं, इसके अंदर जैसे आप अपने मन से बताए, बुक का छोड़ दीजिए, उसको चना कुरमुरा के वापरने के लिए यूज करिएगा बायलॉस को। आप अपने मन से बताइए कि आपको कौन सा ऑल्टरेशन का परमिशन सोसाइटी से लेना है। अगर हम एक उदाहरण दीजिए। अगर 2 कमरों के बीच में इट्स अ पार्टीशन वॉल, वो आप निकालना चाहते हैं, ओके, और उसका परमिशन आप सोसाइटी से लोगे। हाँ जी। और सोसाइटी आपको परमिशन दे देगी, और आपने वो दीवार निकाल भी दिया। हाँ जी। दीवार निकालने का जो अधिकार है, उसका परमिशन देने का काम सोसाइटी का है या म्युनिसिपल ऑफिस का है? इट्स अ नॉन लोड बेयरिंग वॉल, पार्टीशन वॉल, इसके लिए मैंने बोला। कुछ भी हो, कोई भी ऑल्टरेशन करेंगे, हाँ जी, जैसे मैंने टेंटेबल रिपेयर्स का परिभाषा बता दिया, हाँ जी, और नॉन टेंटेबल का बता दिया आपको। अब आप लोड बेयरिंग वॉल हो या नॉन लोड बेयरिंग वॉल हो या कुछ भी हो, इट इज अमाउंट्स टू ऑल्टरेशन, इट कम्स अंडर नॉन टेंटेबल 342 बीएमसी एक्ट। उसका परमिशन किससे लेना है? बीएमसी से लेना है या मैनेजिंग कमेटी से लेना है? अच्छा, We have explained this to you.
मैं अपने लेक्चर में ये चीज बहुत बहुत क्लियरली खुलासा कर चुका हूं कि सोसाइटी के पास अधिकार नहीं है आपको किसी भी प्रकार का टेनेबल या नॉन टेनेबल रिपेयर्स का एनओसी देने के लिए। अच्छा, टेनेबल के लिए तो आपको किसी के एनओसी की जरूरत है ही नहीं, आपको वो तो अधिकार है आपका चेंज करने का, वो तो 342 बीएमसी एक्ट में लिखा ही हुआ है वैसे भी। तो क्या सोसाइटी ये बोलेगी कि नहीं पेंट नहीं करने दूंगा मैं, प्लास्टर नहीं तोड़ने दूंगा मैं, वायरिंग नहीं करने दूंगा, प्लम्बिंग लाइन चेंज नहीं करने दूंगा? क्या ऐसा सोसाइटी बोल सकती है? और बोल भी देती है, हाँ जी, तो बोल भी देती है तो क्या मेंबर बाध्य है उस सोसाइटी की बात मानने का? जबकि कानून में ये लिखा हुआ है कि आप ये सारी चीजें कर सकते हो। तो ये बायलॉज जो है, जैसे मैंने बताया, अचानक से वापरने के लिए यूज करो, लपेटने के लिए उसका कोई अधिकार नहीं है। जो स्टैट्यूटरी लेजिस्लेटिव कानून है उसके विपरीत में ये बायलॉ बने हुए हैं। एनीवे, थैंक यू मिस्टर गुरमिंदर। ओके, थैंक यू, थैंक यू। मिस्टर वैभव मोहिते, आपसे बात हो चुकी है क्या? नहीं सर, पहली बार बात कर रहा हूँ सर मैं। हाँ बोलिए सर। सर मेरा क्वेश्चन ये था, दिस इज नॉट अबाउट द एनक्रोचमेंट। हमारा एक फ्लैट है, वहां पे 2-3 साल के भीतर ही वो फ्लैट बिल्डिंग में पर्टिकुलरली उसके टेरेस के ऊपर का एक स्ट्रक्चर था वो गिर गया था। तो वो टाइम पे हम लोगों ने कंज्यूमर कोर्ट में वो बिल्डर के खिलाफ कंप्लेंट डाल दिया था। तो उसमें बहुत सारा इंफीरियर क्वालिटी का मटेरियल उन लोगों ने यूज किया था। इसके वजह से हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेंट डाला, तो वहां से सोसाइटी जीत के वापस उसको चैलेंज उसने बिल्डर ने स्टेट कंज्यूमर कोर्ट में किया था। तो स्टेट कंज्यूमर ने वापस डिस्ट्रिक्ट का ही जो फाइनल ऑर्डर था वही कंटिन्यू करके लोकल म्यूनिसिपैलिटी को ऑर्डर दे दिया था कि आप लोग, म्यूनिसिपैलिटी को 15,000 रुपए पेनल्टी दिया था। वो टाइम के जो इंजीनियर था कंसर्न, उसको पेनल्टी लगा दिया था और बिल्डर को ऑर्डर दे दिया था कि जो भी इंफीरियर क्वालिटी, जैसा वाटर टैंक है, जहाँ पे लीकेज का बिल्डिंग में प्रॉब्लम होता, सब रिपेयर करके देने के लिए 45 डेज का टाइम दे दिया था बिल्डर का। अभी ये कोर्ट ने ऑर्डर देने के बाद बिल्डर ने इसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया। तो आगे जाके सोसाइटी को इसके ऊपर क्या करना चाहिए सर? आपने वकील किया होगा, एक्शन नहीं लिया होगा, तो उसमें एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग ईपी जिसको बोलते हैं, उसका करने का प्रोविजन है, आप वो कर लीजिए। ओके, तो अभी ये 45 डेज कंप्लीट नहीं हुआ है और बिल्डर की तरफ से मतलब 2-4 दिन में कंप्लीट होने के बाद में मतलब कोर्ट की अवमानना करके ऐसा कुछ पिटीशन वापस हम लोग कोर्ट में डाल सकते हैं क्या सर? आप एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग फाइल करो। कंटेम्प्ट फाइल करने के का मतलब ये नहीं है कि वो काम आपका हो जाएगा। आपको काम कराने से मतलब है, उसको जेल भेजने से कोई मतलब नहीं। वो जेल चला जाएगा तो आपका काम फिर भी नहीं होने वाला है। बराबर है। और ये जो म्युनिसिपैलिटी को भी पेनल्टी वगैरह लगाया है कोर्ट ने, तो म्युनिसिपैलिटी की तरफ से भी कोई एक्शन आगे लिया नहीं गया है। कोर्ट में बात रखिए सर, डिटेल में तो बातें कोर्ट में ही हो सकती है, अभी मेरे लिए बताना मुश्किल है, हमारे पास टाइम भी खत्म हो रहा है। थैंक यू मिस्टर वैभव फॉर जॉइनिंग। थैंक यू वेरी मच। अगला प्रश्न है शशि मिश्रा का। मिस्टर शशि मिश्रा। हेलो, हाँ, गुड इवनिंग हेमंत जी, कैन यू हियर मी? बोलिए। यस, हाँ, गुड इवनिंग, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड गुड इवनिंग टू ऑल द मेंबर्स हियर। आपने जो भी बताया सर, ये सब मैं गुजर चुका हूँ विद रिगार्ड्स टू द एनक्रोचमेंट। मैंने मेरे चेयरमैन के ऊपर कंप्लेन किया हुआ था, ऑर्डर निकल गया, शो कॉज नोटिस आया, ऑर्डर निकला, पुलिस प्रोटेक्शन ले लिया, उसके बाद द एग्जीक्यूटिव इंजीनियर चेंज्ड एंड हालिया एक न्यूज आया था पेपर में जो सभी लोगों ने देखा होगा कि मिस्टर सतीश पवार हैज बीन कॉट taking bribe of 50 lakhs. Now he is the same officer whom I have been complaining and I have got a case against him. And now the matter is with the Lokayukt. I have got a hearing now. How can I prosecute the other members under which law? The executive engineer, the junior engineer, the assistant engineer. Is there any provision that I can? Sir, our topic today relates to penalties and encroachments.
I will not be able Sir, to same- answer you on this thing. Sir, it is about encroachment. The chairman has done छज्जा के ऊपर पूरा पैराफेट के ऊपर जो वाटर शील्ड एरिया जिसको बोलते हैं, he is staying on the first floor. कड़प्पा डाल दिया, उसके ऊपर कड़प्पा डाला हुआ है, and he is standing actually on the area. He is hanging out. Sir, For which I have already briefed all the actions Mhm. or that can be taken in my lecture. Okay. अगर उसने कुछ एनक्रोचमेंट किया है हम्म। तो आप लोकल म्युनिसिपल ऑफिस में उसके विरोध में प्रॉपर कंप्लेंट करिए हम्म। और वहीं से एक्शन शुरू करिए, या तो आप प्राइवेट क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल कर दो। सर सभी कुछ कर चुका हूँ, शो कॉज नोटिस है, ऑर्डर है, डिमोलिशन का सब कुछ लिखा हुआ है, उसके बाद भी आप बीएमसी अपने बाकी वकील से बात करिए, मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है इस समय। थैंक यू मिस्टर शशि फॉर ज्वाइनिंग। ओके सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। अगला प्रश्न है महादेव, मिस्टर महादेव। गुड इव्हनिंग सर. नमस्कार सर, पूछिए। सर मला प्रश्न आहे की आपला जर एरिया, नमस्कार साहेब, आपला जर एरिया बीएमसी मध्ये येत असेल, ग्रामपंचायत मध्ये येत असेल, तर आपण कुठे कंप्लेंट करू शकतो मग? ग्रामपंचायत मध्ये काय झालेलं आहे साहेब? नाही म्हणजे आपलं जे एन्क्रोचमेंट जे होतात अपार्टमेंट मध्ये, त्याचे कंप्लेंट जर आपल्या ज्युरिडिक्शन बीएमसी मध्ये न येता जे ग्रामपंचायत मध्ये येत असेल तर एक उदाहरण द्या, आपण कुठे कंप्लेंट करू शकतो? ग्रामपंचायत मध्ये करू शकतो? एन्क्रोचमेंट काय आहे त्याचं एक उदाहरण द्या, छोटासा उदाहरण द्या मला, गिव एन एक्झाम्पल. ओके सर, शू रॅक वगैरे असेल तर? टाउन प्लॅनिंग डिपार्टमेंट मध्ये कंप्लेंट करा, कलेक्टरच्या ऑफिस मध्ये टाउन प्लॅनिंग डिपार्टमेंट आहे, विच इज ॲज इक्विव्हलंट ॲज अ म्युनिसिपल ऑफिस. जर तुमच्या एरिया काउन्सिल एरियामध्ये असेल, म्हणजे कॉर्पोरेशन एरिया असतात, काउन्सिल एरिया असतात आणि टाउन प्लॅनिंग डिपार्टमेंट एरिया असतात, तिकडे कंप्लेंट करा. सो ही तिघा जागांमध्ये कंप्लेंट करू शकता तुम्ही, किंवा तुमचा जर काउन्सिल एरिया असेल आणि जवळ फायर ब्रिगेड फायर ऑफिस असेल तर तिकडे कंप्लेंट करा तुम्ही. ओके सर, थँक्यू. ओके, अगला प्रश्न है भाई शिवा, मिस्टर शिवा। नमस्ते सर। नमस्कार सर। सर हमारी सोसाइटी में 3 BHK जो फ्लैट है, तो उसमें हॉल के जो कॉमन टॉयलेट बाथरूम है, तो वो बिल्डर ने पोजीशन देने से पहले ही लोगों ने क्या किया था, उसमें अल्ट्रेशन करके वो टॉयलेट बाथरूम कॉमन जो है वो हटा के हॉल बना के लिया था। तो इसके बारे में हम किससे कंप्लेन कर सकते? इसके बारे में मैंने बिल्डर से भी बात की थी, तो बिल्डर ने बताया था तो कस्टमर के कहने के मुताबिक हमने बना दिया है, लेकिन ये कोई लीगल नहीं बना के दिया है हमने। जो प्लान है फ्लोर प्लान, उसमें तो टॉयलेट बाथरूम एक्चुअली मेंशन है, लेकिन इन्होंने जो बोला है वो हमने हटा के दिया है, उसके बारे में हमारा कोई रोल नहीं है। तो इसके बारे में क्या कर सकते हैं सर? सैंक्शन प्लान के अलावा और कोई भी चेंजेस है वो किसी ने भी किया हो, मैंने किया हो, आपने किया हो, बिल्डर ने खुद किया हो या फ्लैट ओनर ने किया हो, तो सबका सब कंप्लेंट जो है तो MRTP के अंडर में जाता है, म्युनिसिपल अधिकारी के सामने या तो लोकल मजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने। इनमें से दोनों में से कोई भी आप एक्सरसाइज कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन द डॉक्युमेंट। और बिल्डर क्या बोलता है, मी कधी केला, मी कधी नाही केला, 50 वर्षपूर्वी केली होती, पर कानून आज कैसा कहता है कि आज BMC का क्या कहते हैं उसे, जमादार कहते हो, BMC का अधिकारी को क्या कहते हैं, जो भी कहते हैं, अगर वो आके आज इंस्पेक्शन करता है आपके फ्लैट में, अपने प्रॉपर्टी में, और उसको ये लगता है कि ये WC इधर से शिफ्ट हुआ है, शिफ्ट दिख रहा है मुझे, तो डेट ऑफ ऑफेन्स आज का आएगा। तो 50 वर्ष अगोदर केला कि नाही केला उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है ये पता लगाने के लिए कि कभी किया। ना तो वो फोरेंसिक ऑडिट करेगा कि चलो भाई रीति सीमेंट निकालेगा कि 50 वर्ष पहले का, 50 वर्ष पहले का था, 21 भी था वगैरह, कुछ नहीं। आज इंस्पेक्शन हुआ, आज डेट ऑफ ऑफेंस चालू हो गया, ये कानून बोलता है। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं दिखा, पहले का क्या हुआ उसको कोई मतलब नहीं। पहले का इतिहास निकालने जाओगे तो आपके पास एविडेंस कभी भी नहीं मिलेगा।
ओके मिस्टर शिवा, ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू। ओके, अगला प्रश्न है मिस्टर शिरीष शानबाग का। मिस्टर शिरीष क्वेश्चन शानबाग। ऐसा है मेरा क्वेश्चन ऐसा है सर कि हमारा बिल्डिंग का रीडेवलपमेंट हो गया और जो 80 लोग जुना बिल्डिंग में थे अभी नया बिल्डिंग में उनका पूरा लोगों का अल्टरनेट परमानेंट अकोमोडेशन बिल्डर और सोसाइटी का वो ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट बन के वो इधर आ चुके हैं। और सेकंड, अभी सभी लोगों को नया बायलॉस अडॉप्ट करने की वजह से 10 शेयर देना चाहिए जिनके पास ऑलरेडी 5 शेयर है। अभी ये सभी लोग नया बिल्डिंग में आ चुके हैं और वो सभी लोगों में मेंबर्स का ये अल्टरनेट परमानेंट अकोमोडेशन हो चुका है। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि ये सभी 80 लोगों का जुना शेयर सर्टिफिकेट लेके उनका ही नाम पर, कई लोगों का पीछे साइड पर दूसरा नाम, तीसरा नाम, चौथा नाम ऐसा है क्योंकि वो जुना बिल्डिंग 40 साल होने के बाद इधर नया बिल्डिंग में आ चुके हैं, इसलिए वो काफी बार रिसेल होते चला है। तो अभी ये नया बिल्डिंग में सभी का अल्टरनेट एकोमोडेशन मीन्स उनका ही नाम से एग्रीमेंट हो चुका है। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि सभी लोगों का वो जुना शेयर सर्टिफिकेट लेने का और उनका नाम से मीन्स फ्रंट साइड पर सभी लोगों का नाम लेके नया शेयर सर्टिफिकेट 10 शेयर का देने का, ये आपका राय मैं लेना चाहता हूँ सर। सोसाइटी में अगर 10 शेयर सर्टिफिकेट देना है तो आपको बायलॉज जो है आपका उसको अमेंड करना पड़ेगा। हाँ, वो अमेंड किया सर। आपका हो गया बोल के शिरीष जी? नहीं, वो हम अभी डिप्टी रजिस्ट्रार को सबमिट किया है, किंतु अभी तक ये आया नहीं है। वो रजिस्टर क्या करता है मुझे नहीं पता है, लेकिन बायलॉज अमेंड करना पड़ेगा। अमेंड के बाद में जनरल बॉडी मीटिंग बुलाना है, प्रॉपर एजेंडा करना है टू इश्यू न्यू शेयर सर्टिफिकेट इन द लास्ट फॉर प्रोबेबल नेम ऑन द आई रजिस्टर, और उसको नया इन लीव ऑफ योर ओल्ड शेयर सर्टिफिकेट। इन लीव ऑफ का मतलब पुराना लेने का है, नया शेयर सर्टिफिकेट देना है। आपको जो पहला नाम ही चाहिए, पीछे का नाम सारा डिलीट करना है, तो आई रजिस्टर में जो लास्ट नाम दिख रहा है आपका वो आप शेयर सर्टिफिकेट के आगे नए शेयर सर्टिफिकेट में इश्यू कर सकते हो, प्रोवाइडेड यू रिकॉर्ड दिस पर्टिकुलर रेजोल्यूशन in a general body meeting and it is passed by majority. Okay, last question is by Mr. Hari Muralidhar. Thank you, sir, for allowing me to ask a question. Sir, my question is with reference to the charges, penalties, which is 3 times, and all those charges which has been charged. इस amount पे income tax जो tax होता है वो क्या रेट से लगता है, और does that society has, because it's not part of the regular property tax and other things, these are classified as income to the society, additional income, interest, late fee, penalty and all that thing. How would that be taken under income tax? Whatever revenue is received by the society irrespective of any classification, penalty हो, donation हो, शेयर ट्रांसफर प्रीमियम हो, वगैरह वगैरह, डोनेशन या कुछ भी हो, कैसे भी आपने वसूली किया होगा, वो सब कुछ बैलेंस शीट पे आप लिखोगे वहां पे कि आपको मेंबर से टोटल कंट्रीब्यूशन इतना मिला हुआ है। उसका ब्रेकअप आप लोगे तो आपको लेजर में आप ब्रेकअप दीजिए, बैलेंस शीट में ब्रेकअप नहीं आता है। तो सब मिला जुला के एक साल में आपने सभी मेंबरों से 1000 रुपए लिया, वो 1000 रुपए में आपका एक्सपेंसेस माइनस करोगे जो भी एक्सपेंडिचर हुआ है, बाकी बचा वो अगर टैक्सेबल लिमिट में आता है तो टैक्सेबल लिमिट के स्लैब के अनुसार आपको उसके ऊपर इनकम टैक्स भरना है। आप ये नहीं बोल सकते उसमें कि अरे ये तो पेनल्टी है, ये तो माफ है,
ये तो एनक्रोचमेंट का पैसा आया है, तो माफ है, ये तो हमारा चाय पानी का पैसा निकलने का है करके। बनिया की दुकान नहीं है ना सर वो। आपको जो इनकम आया उसको डिक्लेयर करना है, टैक्सेबल है तो टैक्सेबल लिमिट में उसके ऊपर टैक्स भरना। Anyway, thank you, Mr. Hari, for joining in. Sir, second part of the question. There was in chat there was a question which was posed. ये जो पार्किंग स्पेस में जो चार्जेस जो जनरेट होता है, जैसे अभी आपने एग्जांपल दिया कि वो साफ सफाई और मेंटेनेंस के लिए जो ये होता है, पार्किंग इज अ कॉमन प्रॉपर्टी मेंट फॉर ये जो स्ट्रीट पार्किंग होती है, कुछ लोग ने खरीद के रख लिया है, which is as per the Supreme Court guidelines, लालूचंद वाला गाइडलाइंस के हिसाब से it is considered to be society's personal property, मगर वो लोग उस पे सब रेंट पे चढ़ाते हैं, दूसरे नॉन सोसाइटी मेंबर्स को भी बाहर वाले को रेंट पे देते हैं। इस पे जो इनकम होती है, this is supposed to be society income. If society is not doing anything about it, where should it go? Deputy Registrar बोलेगा this is parking is not my concern, ये कहाँ जाना है? इसको कोऑपरेटिव कोर्ट पे लेकर जाओ, डिस्प्यूट बोल के। अनिल भाई को अगर पार्किंग दिया हुआ है 100 रुपया, सोसाइटी पार्किंग चार्जेस लगा रही है, और वो अनिल भाई वही पार्किंग उठा के 1000 रुपए में दूसरे को पार्किंग पे दे रहा है, उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है वो चीज। वो टेनेंसी का एग्रीमेंट नहीं बन सकता है ना पार्किंग का, वो तो आप गैर कानूनी काम कर रहे हो। ना तो स्टैम्प ड्यूटी लगेगा, पेड एग्रीमेंट बन पाएगा लिव-इन लाइसेंस का या भाड़े का या जो भी कुछ है, ना तो वो रजिस्टर हो पाएगा। तो जो नॉन एफएसआई एरिया है उसको आप भाड़े पे नहीं दे सकते हो, उसका एग्रीमेंट नहीं बन सकता। आई विल रिपीट, नॉन एफएसआई एरिया जो भी कुछ है, नॉन एफएसआई एरिया को भाड़े पे नहीं दे सकते। नॉन एफएसआई एरिया पे का जो भाड़ा आ रहा है वो फुल इनकम गिना जाएगा और उस पर रेगुलर टैक्स लगेगा। और अगर आप गैर कानूनी काम कर रहे हो तो उस पर प्रोसिक्यूशन भी कर सकते हो। वो तो वकील की काबिलियत होगी कि कैसा कैसा प्रोसिक्यूशन आप उसके ऊपर घुमा फिरा के आप फाइल करो। एनीवे, थैंक यू मिस्टर हरी फॉर ज्वाइनिंग। वी विल कंक्लूड टुडेज वेबिनार। आप सभी दोस्तों को धन्यवाद देता हूं मैं फॉर ज्वाइनिंग एंड सपोर्टिंग टुडेज वेबिनार। विद द परमिशन ऑफ ऑल आवर फ्रेंड्स, वी विल कंक्लूड टुडेज वेबिनार। Thank you all friends for attending this knowledge and experience sharing webinar. Thank you, sir. Thank Wishing you. all friends a healthy and peaceful life forward. Thank you and bye bye everybody. Thank you, sir.